योगेश कपूर यह एक ऐसा मामला था जिसे माफी मांगकर सुलझाया जा सकता था, इसलिए इस औरत के मन में दूसरे कपूर फैमिली से आने वालों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वह जानती है कि हम तुम्हारे दादाजी पर भरोसा कर रहे हैं और हम उसका कुछ नहीं कर सकते। निहारिका की आंखें लाल हो गईं क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि अंदर से कैसा लग रहा है। चलो चलते हैं, वैसे भी चीजें अच्छी दिशा में जा रही हैं। अर्जुन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, बस उससे दूर रहो जब तक हमें भविष्य में काफी पावर और रुतबा न मिल जाए। निहारिका का चेहरा, जो एक रंग पैलेट जैसा था, आखिरकार अपने पिता की बातों से दिलासा मिलने के बाद शांत हुआ। हालांकि उसकी आंखों में एक ठंडी नजर थी। जिया बस एक आम किसान थी जिसे कोई पसंद नहीं करता था, साथ ही जिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी। वह इस इंडस्ट्री की इस औरत से पलक झपकते ही छुटकारा पालेगी। नीलेश कपूर निहारिका को कमरे से बाहर ले आई, फिर अपने बेटे को देखा जो दरवाजे के पास खड़ा था। तुम नीचे क्यों नहीं गए? अक्षय के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जब उसने जवाब दिया, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था बहन। तुमने अभी हद पार कर दी। अर्जुन के भाई बहनों ने तो कुछ भी नहीं कहा, तो तुम क्यों कहती? तुम खुद को क्या समझती हो? तुमने उसकी लाई हुई दवा क्यों फेंक दी? यह साफ है कि यह एक नॉन स्टिफाइड दवा है। अगर अर्जुन ने इसे खा लिया होता तो क्या वह 1 मिनट में मर नहीं जाता? साथ ही जिया भी कोई असली औरत नहीं है। सोफिया ने मुझे पहले ही बताया था कि उसके पास इससे पहले जिया की अपने लवर से बात करते हुए एक रिकॉर्डिंग है। मैंने इसकी जांच की है। जिया का लवर राजीव है, जो नई उभरती हुई आइडल है। हम वह न सिर्फ एक भी तारांकन है, बल्कि उसने मेरे सामने बॉस होने का नाटक भी किया। क्या उसने सच में सोचा था कि मैं कोई ऐसा इंसान हूं जिसे वह कुचल सकती है? निहारिका जितना ज्यादा इस बारे में सोचती, उसे उतना ही गुस्सा आता। जिया को पहले से ही एक लेजेंडरी जीटीबी का लेबल दिया जा चुका था। अक्षय, जो अपनी बहन को ठीक से समझ नहीं पा रहा था, मुस्कुराया और बोला, लो लो, अभी गुस्सा करना बंद करो, नहीं तो दादाजी इस बात से नाखुश होने पर हम पर फिर से गुस्सा हो सकते हैं। जल्दी चलो। यह कहकर नीलेश कपूर भीड़ में शामिल होने के लिए आगे बढ़ी। निहारिका और उसका भाई अपने पिता के पीछे पीछे चले। नीचे हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर मास्टर कपूर हाथ में एक छड़ी लिए बाहर खड़े थे। वह लॉबी में इंतजार कर सकते थे, लेकिन अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन्होंने ठंड के मौसम में बाहर इंतजार करने का फैसला किया। भले ही शुयू और यूहिंग दोनों ने उन्हें इस फैसले के खिलाफ मनाने की कोशिश की। जल्द ही प्रोफेसर किंग की कार हॉस्पिटल के बाहर आ गई। सूट पहने एक जवान आदमी कार से बाहर निकला। उसके पीछे एक बुजुर्ग आदमी था जिसने ट्यूनिक सूट पहना हुआ था। जब योगेश कपूर ने उन दोनों को देखा तो वह तेजी से आगे बढ़ा और बुजुर्ग आदमी से कहा, प्रोफेसर किंग, हमें बहुत खुशी है कि आप अर्जुन का इलाज करने के लिए इतनी देर रात एज सिटी तक आने को तैयार थे। योगेश मास्टर कपूर की आंखों में एक अजीब सा भाव था जब उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, सूट पहने आदमी की ओर इशारा करते हुए, मैं लॉरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च से प्रोफेसर किंग बोल रहा हूं। योगेश कपूर के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया और उन्होंने जल्दी से खुद को ठीक किया। क्या आप प्रोफेसर किंग हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर सम्मान की बात है। मैंने नहीं सोचा था कि प्रोफेसर किंग इतने कम उम्र के होंगे। खैर, मुझे लगता है कि यह सच है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों से बेहतर है। यह देखकर कि योगेश कपूर अपने मेहमान को अपने दादा की मदद करने के लिए मनाने में कितना बुरी तरह नाकाम रहे थे, श्रेया ने अपना माथा पीटने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर आपको नहीं पता था कि आपका मेहमान कौन है, तो आपको उनसे मिलने से कम इंटरनेट पर उनके बारे में पता कर लेना चाहिए था। यह बहुत शर्मनाक था। मास्टर कपूर ने जल्दी से प्रोफेसर से माफी मांगी। मैं माफी चाहता हूं प्रोफेसर किंग, यह मेरा छोटा भाई है और जानकारी की कमी की वजह से वह आपको पहचान नहीं पाया। प्रोफेसर किंग ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मास्टर कपूर को जवाब दिया, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने योगेश कपूर को नजरअंदाज करते हुए मुड़कर अपने बगल में खड़े बुजुर्ग का परिचय कराया। मैं इंडियन मेडिसिन रिसर्च एसोसिएशन से प्रेसिडेंट प्रसाद बोल रहा हूं। आपके पोते की हालत के बारे में सुनने के बाद मैं उसकी मदद के लिए प्रेसिडेंट प्रसाद को साथ लाया हूं। मास्टर कपूर हैरान रह गए। उन्होंने जल्दी से प्रेसिडेंट प्रसाद से हाथ मिलाया। मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट प्रसाद, प्लीज अंदर आइए, यहाँ मौसम बहुत ठंडा है। मास्टर कपूर के आगे चलने पर प्रेसिडेंट प्रोफेसर किंग के साथ चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अंदर आए। यह देखकर कि दोनों एक्सपर्ट उन्हें इग्नोर कर रहे थे, कपूर रेमियान को शर्मिंदगी महसूस हुई। मास्टर कपूर दोनों एक्सपर्ट्स को हॉस्पिटल की सबसे ऊंची मंजिल पर ले आए। सब लोग अर्जुन के वार के बाहर इंतजार कर रहे थे। हॉस्पिटल के चेयरमैन और अर्जुन के केस के इंचार्ज डॉक्टर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे पहुंचे, उन सभी ने एक्सपर्ट्स का इज्जत से स्वागत किया। उनमें से एक ने अर्जुन की हालत के बारे में शॉर्ट में बताया और कहा, हालांकि क्वाड्रिप्लेजिक मरीजों को हार्ट अटैक आना बहुत आम बात है, लेकिन थर्ड यंग मास्टर की हालत में कुछ अजीब बात है। उनकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। अगर वे जल्द से जल्द नहीं आते तो उनकी हालत और खराब हो जाती। प्रोफेसर किंग और प्रेसिडेंट कमरे में जाते हुए रिपोर्ट सुन रहे थे। उनके कमरे में जाने के लिए आपको पहले लिविंग रूम से गुजरना होगा, उसके बाद डिसइंफेक्शन रूम से। जैसे ही वे लिविंग रूम से गुजरे, डिसइंफेक्शन रूम की ओर बढ़े, प्रेसिडेंट प्रसाद अचानक रुक गए। क्या हुआ? जब प्रोफेसर किंग ने देखा कि प्रेसिडेंट प्रसाद अचानक रुक गए हैं, तो वह मुड़े और उन्हें हैरानी से देखा। प्रेसिडेंट प्रसाद ने एक गहरी सांस ली। उनका पहले पीला और थका हुआ चेहरा अचानक एनर्जेटिक हो गया। उनकी आंखों में चमक थी और वे हैरान लग रहे थे। यह क्या महक है? सोफिया को छोड़कर भीड़ में सब जम गए। उसने मौका देखा और मास्टर कपूर के खाने से पहले ही कुछ टेकआउट ले आई। प्रेसिडेंट प्रसाद, क्या आपको भूख लगी है? ये सफर हमने खास तौर पर आपके और प्रोफेसर किंग के लिए ऑर्डर किया है। आप दोनों ने बहुत लंबा सफर तय किया है और आप थक गए होंगे। अंदर जाने से पहले थोड़ा ब्रेक लेकर कुछ खा क्यों नहीं लेते? सोफिया को लगा कि वह बड़ी मेहरबानी और दरियादिली दिखा रही है, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, मास्टर कपूर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया।
ये बताए बिना कि खाना सिर्फ टेकआउट था और वह भी उनके पैकिंग बॉक्स में था। उनके लिए अपने कीमती मेहमानों को इस तरह से खाना देना बहुत बुरा बर्ताव था, भले ही वह बिना छुआ हुआ हो। साथ ही उनके सामने जो हालात थे, क्या यह उनके लिए सफर एंजॉय करने का समय था? और तो और उन्हें कपूर परिवार ने काम पर रखा था और इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे दिए गए थे और वे पक्का यहाँ खाने के लिए नहीं आए थे। बदकिस्मती से सोफिया ने मास्टर कपूर के चेहरे पर जो भाव देखे वह नहीं देखी और तुरंत उनके लिए दलिया का एक कटोरा ले आई। जब निहारिका ने यह देखा तो वह शान से उनके पास गई और उन्हें भी दलिया का एक कटोरा दिया। क्योंकि सोफिया ने कमरे में सबको खुश करने के लिए इतना सारा खाना ऑर्डर किया था, इसलिए अलग अलग फ्लेवर वाले दलिया के कई कटोरे और स्नैक्स भी थे। लेकिन प्रोफेसर प्रसाद सोफिया के पास से गुजर गए, यहाँ तक कि निहारिका को नजरअंदाज करते हुए भी उस तरफ चले गए जहां से बदबू आ रही थी। फिर जैसे ही वह टेबल पर पहुंचे, उन्होंने टेबल पर रखी एक छोटी काली गोली की तरफ हाथ बढ़ाया और गहरी सांस ली। उससे आने वाली सुकून देने वाली खुशबू उनकी नाक से होते हुए उनके फेफड़ों में चली गई। प्रेसिडेंट प्रसाद साफ महसूस कर सकते थे कि इस गोली की वजह से उनकी सांसें बहुत आसान हो गई थी। सिर्फ सूंघने से ही इसका असर चमत्कारी था। अगर इसे खा लिया जाए तो इसके असर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ख्व ने निहारिका की फेंकी हुई गोलियां कैसे उठाईं, तो योगेश कपूर के पीछे खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये देखकर कि यह साफ तौर पर एक गोली थी जिसे फेंक दिया गया था, प्रोफेसर ख्व को इतना गुस्सा आया कि उनका चेहरा सफेद पड़ गया और उनकी आवाज कांपने लगी जब उन्होंने पूछा, यह कौन है? कौन इतना बेवकूफ है जो इतना कीमती खक पूरा फेंक देगा? जब मास्टर कपूर को जिया की यह बात याद आई कि गोलियां बहुत कीमती थीं, तो उनका सिर सुन्न हो गया और वे तेजी से प्रोफेसर ख्व के पास गए। प्रेसिडेंट प्रसाद, क्या यह गोली सच में अच्छी है? क्या यह अर्जुन के लिए फायदेमंद होगी? प्रेसिडेंट प्रसाद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बढ़ते गुस्से की वजह से उनका खुशमिजाज व्यवहार खो गया था। क्या यह फायदेमंद होगी? यह सवाल ही क्यों है? तुम्हारे पास पहले से ही इतना कीमती खजाना है, तो क्या तुम इस पर सवाल करना बंद कर सकते हो, या इसलिए कि तुम में से किसी को भी अंदाजा नहीं है कि ये गोलियां कितनी कीमती हैं? लगता है मुझे थर्ड यंग मास्टर की हालत के बारे में साफ न पता हो, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर वह रोज एक गोली ले पाते हैं तो बिना किसी सर्जरी के भी उनकी सेहत अच्छी रहेगी। मैं ये भी वादा कर सकता हूं कि आज जैसे हादसे जहां ब्लड प्रेशर गिरने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया था, फिर कभी नहीं होंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि मॉडर्न मेडिसिन लक्षणों का। फिर जब उन्होंने टेबल पर देखा और देखा कि गोलियां पानी से भीग गई थीं, तो उन्होंने मजाक उड़ाया और कहा, ठीक है, यह साफ है कि आप में से कोई नहीं जानता कि यह कितना कीमती है। अगर आपको पता होता तो आप ऐसे खकपूरे को फेंकते नहीं। प्रेसिडेंट प्रसाद, जिनका दिल टूट गया था, ने मास्टर कपूर से पूछना जारी रखा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पास जो है उसकी कदर कैसे करें, तो क्या आप उन्हें मुझे दे सकते हैं? इंडियन मेडिसिन रिसर्च एसोसिएशन ऐसी गोलियां बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम कामयाब हो गए तो हमारे देश में इंडियन मेडिसिन की क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। प्रेसिडेंट प्रसाद की बातों ने सबको हैरान कर दिया। मास्टर कपूर की बात करें तो वह खुशी से उछल रहे थे। अर्जुन की पिछले 3 महीनों में 2 सर्जरी हो चुकी थी। हालांकि उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन यह साफ था कि अर्जुन का शरीर और सर्जरी नहीं झेल सकता था। अगर गोलियां उतनी ही अच्छी होती जितना प्रेसिडेंट प्रसाद बता रहे थे, तो अर्जुन को आगे कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ती। यह बहुत अच्छी खबर थी। यहाँ सबसे जरूरी बात यह थी कि ये गोलियां जिया के दोस्त की थीं, जिसका मतलब था कि और भी होंगी। जिया, प्रेसिडेंट प्रसाद कह रहे हैं कि ये गोलियां अर्जुन की हालत में बहुत मददगार होंगी। तुम्हारे पास इनमें से कितनी बची हैं? ये कितने समय तक चलेंगी? अर्जुन, मेरे पास कुल 15 थीं, क्योंकि हमने 3 बर्बाद कर दी, इसलिए सिर्फ 12 बची हैं। क्या सिर्फ 12 बची हैं? क्या 12 और गोलियां अभी भी हैं? मास्टर कपूर और प्रेसिडेंट प्रसाद दोनों एक साथ बोले। एक हैरान था कि अभी भी 12 बची हैं, जबकि दूसरा डर गया था कि सिर्फ 12 ही बची हैं। यह साफ था कि मास्टर कपूर प्रेसिडेंट प्रसाद की बातों पर ध्यान दे रहे थे और अब उन्हें पता था कि ये गोलियां कितनी कीमती हैं। वह मुड़ा और जिया से पूछा, तुम्हारे दोस्त को ये कहाँ से मिली? क्या उसके पास और है? तुम उससे और कितनी ले पाओगी? जिया ने सिर हिलाया और जवाब दिया, अभी और पाने का कोई और तरीका नहीं है। मास्टर कपूर का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उन्हें अचानक कुछ याद आया और उन्होंने एक बार फिर जिया से पूछा, तुम उससे मोलभाव क्यों नहीं करती? हम उससे खरीद लेंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह मुमकिन होगा? जिया ने बेबस चेहरे के साथ जवाब दिया, दादाजी, मेरा दोस्त डॉक्टर नहीं है, उसे ये गोलियां बस यूं ही मिल गईं। उसने मुझे बस इतना बताया कि ये गोलियां बहुत कीमती हैं और गोलियां मिलना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उसने मुझसे इन्हें संभाल कर रखने को कहा। इसी वजह से मुझे सिस्टर निहारिका पर इतना गुस्सा आया जब उसने मेरी इजाजत के बिना ये गोलियां फेंक दी। जैसे ही जिया ने यह टॉपिक उठाया, सबने निहारिका को अजीब से चेहरे पर देखा। ये अर्जुन की जान बचाने वाली गोलियां थीं। निहारिका ने जो गोलियां फेंकी थीं, वे सिर्फ नॉर्मल गोलियां नहीं थीं, वे ऑप कॉर्पोरेट्स की उम्मीदें और भविष्य थीं। हालांकि ये गोलियां ऐसी थीं जिन्हें जिया 1 घंटे में बना सकती थी, लेकिन उसका उन्हें सच बताने का मन नहीं कर रहा था। असल में वह इस बात का मजा ले रही थी कि इस समय निहारिका कितनी बेबस और दोषी थी। निहारिका की बात करें तो जिया की वजह से वह सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। उसने जिया को गुस्से से देखा। जैसे ही उसने अपना गुस्सा दबाया, उसने विनम्रता और गलती से माफी मांगी। दादाजी, इस घटना के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे बिना यह जाने कि दवाओं का क्या असर होता है गोलियां नहीं फेंकनी चाहिए थी। मुझे सच में अफसोस है। नीलेश कपूर, जो उसके बगल में खड़ी थी, तुरंत बोली, अंकल, हमें अफसोस है, इस घटना के लिए निहारिका ही जिम्मेदार है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह अर्जुन के प्रति बहुत वफादार है। प्लीज उसे माफ कर दे। क्योंकि जिया ने उसकी पोती को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए योगेश कपूर निहारिका के लिए खड़ा हुआ। बड़े भाई, यह सच है, निहारिका जानती है कि उसने गलती की है और वह भविष्य में इसे कभी नहीं दोहराएगी। साथ ही उसे इससे पहले भी जिया ने थप्पड़ मारा था, है ना?
वह मुड़ा और उदास चेहरे से जिया को देखा। उसे चेतावनी देते हुए कहा, जिया, अगर ये इतना कीमती खकपूरा है तो तुमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? अगर तुमने हमें बताया होता कि यह एक बहुत ही रेयर प्रोडक्ट है जो तुम्हारी दोस्त को मिला है और लिमिटेड है, तो निहारिका इसे तुमसे लेकर ये गोलियां नहीं फेंकती। वह ऐसा क्यों करेगी और इतनी कीमती गोल जो पर मास्टर कपूर इन सबसे तंग आ चुके थे। उनके दिल की गहराइयों में जिया ने ही जादुई गोली ढूंढी थी और निहारिका ने ही गोलियां फेंकी थीं, इसलिए यह सब निहारिका की गलती थी। कोई अगर और या मगर नहीं। क्या निहारिका अभी भी 2 साल की है? क्या उसे नहीं पता कि उसे किसी और का सामान लेने का हक नहीं है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा? या उसने सोचा कि क्योंकि यह कपूर परिवार का है इसलिए उसे यह फैसला लेने का हक है? अगर उसे लगता है कि यह बुरा है तो क्या उसे इसे बस फेंकने की इजाजत मिलनी चाहिए? तुम खुद को क्या समझती हो? शायद इसलिए कि मैं तुम सबके साथ बहुत नरम रहा हूं। क्या तुम्हारा पूरा परिवार वह कसम भूल गया है जो तुमने सालों पहले ली थी? बाकी लोगों के लिए ये शब्द बहुत दुख देने वाले थे। मास्टर कपूर का जवाब सुनने के बाद योगेश कपूर, साथ ही नीलेश कपूर और कपूर जुनैन के चेहरे के हाव भाव बहुत बदल गए। उन दिनों की बात है जब कपूर भाई छोटे थे। उनके माता पिता तब गुजर गए थे जब वे बच्चे ही थे। अपने माता पिता की छोड़ी हुई सारी विरासत पर कब्जा करने के लिए योगेश कपूर ने अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने असली भाई को कपूर परिवार से निकाल दिया। आखिर में क्योंकि वह अभी भी एक छोटा लड़का था जिसे ज्यादा अनुभव नहीं था और उसका बड़ा भाई अब उसकी रक्षा करने के लिए नहीं था, इसलिए रिश्तेदार लालची भेड़िए बन गए और योगेश कपूर की सारी विरासत छीन ली। उसे अपने माता पिता की विरासत से एक भी पैसा नहीं मिला और उसकी हालत भी मास्टर कपूर जैसी ही हो गई जिसे शुरू में ही परिवार से निकाल दिया गया था। उन दोनों ने एक जैसी स्थिति का सामना किया क्योंकि दोनों ने अपने माता पिता की दौलत खो दी थी, लेकिन भाइयों की जिंदगी बहुत अलग थी। 30 साल बाद मास्टर कपूर ऑफ कॉर्पोरेट्स के चेयरमैन बने, जो एक जाने माने असरदार बिजनेसमैन थे जो फाइनेंस मैगजीन में छपते थे। इस बीच योगेश कपूर एक गरीब आदमी थे। उनका परिवार गरीबी में जी रहा था। योगेश कपूर के साथ बस एक ही अच्छी बात हुई कि उनकी पत्नी एक डांसर थी। डांसर भी एक मुश्किल हालात का सामना कर रही थी, इसीलिए वह योगेश कपूर से शादी करने के लिए मान गई। इसलिए उसके ज्यादातर बच्चों और नातीपोतों को विरासत में अच्छी शक्लें मिली थी। जब योगेश कपूर ने देखा कि उसका भाई कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है तो वह घुटनों पर बैठ गया और बहुत ज्यादा माफी मांगने लगा। मास्टर कपूर ने उसे माफ कर दिया था और इतने दिलदार थे कि उन्हें अब कॉर्पोरेट्स का 5% हिस्सा दे दिया, लेकिन एक शर्त पर। मास्टर कपूर को भाई नहीं चाहिए था, उसे बस एक वफादार कुत्ता चाहिए था। योगेश कपूर का परिवार इतना कंगाल था कि उसके पास यह ऑफर मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अपने अमीर भाई का सामना करते समय एक वफादार पालतू जानवर बनना तो छोड़ ही दीजिए, वह कुत्ते की लीड बनने को भी तैयार था जब तक उसका भाई उसकी मदद करने को तैयार था। शुरुआत में योगेश कपूर ने अपनी बात रखी और अपने वफादार कुत्ते की तरह कड़ी मेहनत की। यह सब अपने बड़े भाई की मंजूरी पाने के लिए 20 साल बाद वह अपनी जगह भूल गया था और उसका ईगो वापस आ गया था। फिर भी दोनों भाई शांति से रहते थे और योगेश कपूर ने कभी भी योगेश कपूर के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी की। लेकिन इस दिन मास्टर कपूर ने एक बार फिर सालों पुरानी शपथ का जिक्र किया था। योगेश कपूर एक ही समय में डरे हुए, परेशान और बेइज्जत हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वे पहले ही 25 साल अमीर और असरदार जिंदगी जी चुके थे। इसलिए पूरे परिवार ने उन दिनों में लौटने से मना कर दिया जब वे गरीबी में रहते थे। भले ही उनके बच्चे और पोते पोतियां पहले से ही असरदार ताकतवर लोग थे, लेकिन मास्टर कपूर ने अचानक शपथ का जिक्र किया। बड़े भाई, मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है। मैंने निहारिका को ठीक से नहीं पढ़ाया, प्लीज गुस्सा मत होना। योगेश कपूर ने अपना घमंड और शर्मिंदगी निगल ली और तुरंत पूरी भीड़ के सामने माफी मांगी। माफी मांगने का क्या फायदा? अगर माफी से फायदा होता है तो हमें पुलिस फोर्स की क्या जरूरत है? मास्टर कपूर ने गुस्से में यह फैसला लेते हुए कहा, क्योंकि तुमने उन कीमती गोलियों में से 3 बर्बाद कर दी, इसलिए मैं इस साल तुम्हारे डिविडेंड में से 3% काट लूंगा। योगेश कपूर के परिवार के चेहरे यह फैसला सुनते ही तुरंत काले पड़ गए। उनके पास ऑफ कॉर्पोरेट्स में सिर्फ 5% शेयर थे। अगर उनमें से 3% ले लिए जाते तो इसका मतलब था कि उनके पास सिर्फ 2% बचे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे जैसे ऑफ कॉर्पोरेट डेवलप और बढ़ा, भले ही उनके पास सिर्फ 5% था, यह पहले से ही बाकी सभी कॉर्पोरेशन से बहुत ज्यादा था। इस सालाना 5% डिविडेंड से उनके पास अपनी कंपनियां चंद्रबिंदु चलाने और अपनी कॉर्पोरेट्स बनाने के लिए काफी पैसा होगा। इस समय उनकी कंपनियों को बढ़ने और डेवलप होने के लिए कैपिटल की जरूरत थी। पहले योगेश कपूर ने अपने बड़े भाई से एक्स्ट्रा 15% मांगने का प्लान बनाया था, क्योंकि अर्जुन अब क्वाड्रिप्लेजिक हो गया था और योगेश कपूर ने पिछले कई सालों से उनकी वफादारी से सेवा की थी। अब जब मास्टर कपूर अगर इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया जाता तो यह परिवार में सबके बीच कैसे बंटता? वे अपनी जिंदगी कैसे जीते? इतने कम कैपिटल में उनकी कंपनियां चंद्रबिंदु कैसे बढ़ सकती थी? योगेश कपूर और उनके दोनों बेटे कपूर जुनकी और कपूर जुनैन ने अनुभव किया था कि उनके चाचा कितने बेरहम थे। उन्होंने देखा था कि उनके चाचा ने उनके पिता के साथ कभी भाई जैसा बर्ताव नहीं किया, उन्हें सिर्फ एक वफादार कुत्ते की तरह रखा, इसीलिए उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि नई पीढ़ी ने यह नहीं देखा था और उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं था। मास्टर कपूर के फैसले की वजह से निहारिका को बहुत गलत महसूस हो रहा था। वह चुप रह गया। अक्षय, जो उनके परिवार में सबसे बड़ा पोता था, जब उसे एहसास हुआ कि उसके फायदों में भी रुकावट आएगी तो वह अपने दादा से बात किए बिना नहीं रह सका। दादा, यह कुछ हद तक निहारिका की गलती हो सकती है, लेकिन क्या यह जिया की भी गलती नहीं है? जब उसे पता था कि ये गोलियां अर्जुन के लिए बहुत जरूरी थीं, तो जब ये उससे छीन ली गईं तो उसने अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा क्यों नहीं की? जिया, जो दूसरे कपूर परिवार में हंगामा मचाने के बाद बहुत अच्छे मूड में था, अचानक बोल पड़ा, मैं इन गोलियों की अपनी जान देकर भी रक्षा क्यों करूं? क्यों? अक्षय हैरान रह गया जब उसने जिया का सवाल सुना और जिया के सवाल का जवाब देते हुए हैरान रह गया, क्योंकि अर्जुन तुम्हारा पति है। उसकी पत्नी होने के नाते क्या तुम्हें अर्जुन की रक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही इसके लिए तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े?
मैं तो बस एक औरत हूँ जिसे कपूर परिवार ने अच्छी किस्मत लाने के लिए खरीदा है। दादाजी ने तो मुझसे बस इतना कहा था कि मैं अपनी शादी के लिए खुद को समर्पित कर दूं और एक लकी मैस्कॉट के तौर पर अपना रोल निभाऊं। उन्होंने कब कहा कि मुझे अपनी जान समर्पित करनी होगी? क्या तुमने ही यह कहा था? तुम कौन हो? अक्षय उसकी बातों से बहुत ज्यादा भड़क गई और उसने तुरंत जिया पर हमला करने का मौका ढूंढ लिया। दादाजी देखो वो क्या कह रही है। शायद यह सब एक दिखावा था। उसने जानबूझकर निहारिका को बदला लेने के लिए उससे गोलियां छीनने दी है। मैंने सुना है कि कैसे उसके मैनेजर ने उससे पहली महिला का रोल छीन लिया था और जिया निहारिका को ढूंढने निकल गई थी क्योंकि यह पहले ही कंफर्म हो चुका था और यह पक्का करने के लिए कि कंपनी को कोई नुकसान ना हो। निहार जब उन्हें चुनौती दी गई तो मास्टर कपूर अपनी पोती के साथ मजबूती से खड़े रहे। मिरर वर्ल्ड का पहला फीमेल रोल जिया को कपूर फैमिली में शामिल होने पर मेरा तोहफा था। निहारिका आर्टिस्ट डायरेक्टर है, साथ ही झोंबो एंटरटेनमेंट की डिप्टी डायरेक्टर भी है। फिर भी उन्हें पता भी नहीं था कि एक मैनेजर ने जिया का रोल छीन लिया है। ये पूरी तरह से उनकी गलती थी। जिया का रोल खोने के बाद उन्हें वह वापस भी नहीं मिला, यह भी उनकी गलती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह जिया की गलती है? क्या वह प्रोडक्शन टीम को मना सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि जिया उन लोगों से अपना रोल वापस पा सकेगी? निहारिका, अगर तुम्हें सच में लगता है कि इस सिचुएशन में तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, अपने परिवार से फालतू बातें कहना और उन्हें जिया को गलत समझने पर मजबूर करना, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इस्तीफा देने का समय आ गया है। मैंने सुना है कि अर्जुन ने तुम्हें आर्टिस्ट डायरेक्टर के पद से पहले ही हटा दिया है। क्या यह सही है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम काबिल नहीं हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें झोंबो एंटरटेनमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। निहारिका की आंखें अपने असली साइज से कम 2 गुना बड़ी हो गई थीं। उसे लगा जैसे आज रात उस पर भूत सवार हो गया हो। वह तो बस सोफिया को जिया को बेइज्जत करने में मदद करने की कोशिश कर रही थी। यह उसका आइडिया भी नहीं था। चीजें ऐसी कैसे हो गईं? उन्होंने न सिर्फ डिविडेंड की रकम 5% से घटाकर सिर्फ 2% कर दी, बल्कि झोंबो एंटरटेनमेंट में उसकी इकलौती जगह भी छीन ली। इसमें और उसे परिवार से पूरी तरह बाहर निकालने में क्या फर्क है? निहारिका का दिल ठंडा पड़ गया इस पल। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि जिया का बैकग्राउंड पहले कितना भी आम क्यों न रहा हो, वह अब कपूर परिवार की यंग मिस्ट्रेस बन गई थी। ये बात उसके दादा और अर्जुन दोनों को पता थी। कपूर परिवार में अर्जुन की हैसियत के कारण जिया की हैसियत अब उससे कहीं ज्यादा थी। उसे कपूर परिवार की महिला मुखिया भी माना जाता था। यह समझने के बाद उसे अच्छी तरह पता चल गया था कि उसके दादा अपनी बात के पक्के हैं, इसलिए निहारिका ने तुरंत माफी मांग ली। दादा, इससे पहले अर्जुन ने जो मीटिंग की थी उसमें मुझे पहले ही पता चल गया था कि यह पूरी तरह से मेरी गलती थी। मैं भविष्य में ऐसी गलतियां कभी नहीं दोहराऊंगी। तो प्रोफेसर किंग और प्रेसिडेंट का कैपिटल से इतनी दूर यहाँ आए ताकि वे हमारी मदद कर सके। हमें उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और खुद को और बेइज्जत नहीं करना चाहिए। बड़े भाई, अब जरूरी बात यह है कि इन दोनों एक्सपर्ट्स को अर्जुन को देखने दिया जाए और उसके लिए फाइनल मैनेजमेंट तय करने दिया जाए। ये गोलियां अर्जुन के लिए काम की हैं या नहीं? जैसे हाँ सही, हमें अंदर जाकर अर्जुन को गोली ट्राई करने देनी चाहिए कि यह काम करती है या नहीं। अर्जुन अब हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आखिर में हम सब यह सब सिर्फ अर्जुन के लिए कर रहे हैं। मास्टर कपूर ने अपनी पोती की तरफ देखा। वह नहीं चाहते थे कि वह दुखी हो। उन्हें लगता रहा कि उनकी पोती सिर्फ एक लकी मैस्कॉट के तौर पर यहाँ नहीं है। उन्हें बार बार यही लगता रहा कि उन्हें कुछ अनमोल चीज मिल गई है। ये देखकर कि जिया को इससे कोई एतराज नहीं है, मास्टर कपूर ने कुछ समय के लिए दूसरे कपूर परिवार को नजरअंदाज करने का फैसला किया और दोनों एक्सपर्ट्स को कमरे में ले आए। श्रेया तुरंत हेड डॉक्टरों को भी कमरे में ले आई। जैन निहारिका की बात करें तो वह चुपचाप ध्रुव कपूर को अपनी आंखों में दया भरी नजरों से देख रही थी। वह उससे थोड़ी राहत की उम्मीद कर रही थी क्योंकि वह उसकी अपनी थी। जिया को टारगेट करके वह उसकी भी मदद कर रही थी। कौन सोच सकता था कि ध्रुव कपूर, जो पूरी रात वहीं रुका था, जिया को घूर रहा होगा। उसकी आंखों में पॉजिटिव लुक ने निहारिका को चौंका दिया। क्या अब तुम खुश हो? जैसे ही मास्टर कपूर कमरे में आए, योगेश कपूर ने गुस्से से निहारिका को घूरा और बाकी भीड़ के पीछे कमरे में जाने से पहले उसे चेतावनी दी। बाकी लोग भी अंदर जाना चाहते थे लेकिन उन्हें जैयान और राकेश ने रोक दिया। वे दोनों अर्जुन के पर्सनल असिस्टेंट थे और कॉर्पोरेट में उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। क्योंकि वे एक से थोड़े कम लेकिन हजारों से ऊपर थे, ध्रुव कपूर को भी उनके इंस्ट्रक्शन मानने पड़ते थे क्योंकि उनके मुंह से निकलने वाले शब्द सीधे अर्जुन के कमाल होते थे। यह राकेश ही था जिसने निहारिका को आर्टिस्ट डायरेक्टर के पद से हटाने का मैसेज दिया था। जिन लोगों को कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी उनके लिए बस लिविंग रूम में बाहर इंतजार करना बाकी था। मुख्य कपूर परिवार के मौजूद न होने पर निहारिका ने सोफिया की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, सोफिया, आज मैं जिस परेशानी का सामना कर रहा हूं वह सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी। निहारिका के पिता नीलेश कपूर ने भी उससे यही कहा। हाँ सही कहा सोफिया। निहारिका ने देखा कि जिया तुम्हें परेशान कर रहा था और उसने तुम्हारे लिए आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हमारे परिवार को इस साल अपने डिविडेंड का 3% का नुकसान हुआ। क्या तुम जानती हो यह कितना है? कपूर परिवार को पिछले 2 सालों में जो लाखों का सालाना प्रॉफिट हो रहा था। सोफिया का चेहरा पीला पड़ गया अंदर ही अंदर। वह जानती थी कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि निहारिका इस मौके का इस्तेमाल जिया से बदला लेने के लिए करना चाहती थी, लेकिन अब वे उस पर इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन वह पूरे दूसरे परिवार को नाराज नहीं कर सकती थी। बात यह है कि दूसरे कपूर परिवार के लोग, योगेश कपूर और उसके दोनों बेटे, बहुत ही घटिया और बेशर्म लोग थे। अगर उसने अभी उन्हें नाराज किया तो वे भविष्य में उसकी जिंदगी जरूर बहुत मुश्किल कर देंगे। जैसे ही उसने यह सोचा, सोफिया ने तुरंत निहारिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, सिस्टर निहारिका, अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आपको, दादाजी और दोनों चाचाओं को परेशान करने के लिए मुझे बहुत अफसोस है। मुझे पता था कि जिया एक बुरी औरत है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उन गोलियों से आपके परिवार को रोंदेगी। वह आपके परिवार और दादाजी के बीच आने की को इसलिए मुझे सच में अफसोस है। अगर भविष्य में मैं आपकी किसी भी चीज में मदद कर सकता हूं तो कृपया मुझे बताएं। इससे वह न सिर्फ जिया को फंसा पाई बल्कि उसने दूसरे कपूर परिवार के लोगों से भी सुलह कर ली। निहारिका जानती थी कि सोफिया के लिए उनके खोए हुए पैसों की भरपाई करना नामुमकिन होगा, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद वहां मौजूद हर कोई इस बात पर राजी हो गया कि जिया जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि वह कपूर परिवारों के दोनों हिस्सों के बीच दिक्कतें खड़ी कर सके।
तारांकिन तारांकिन तारांकिन। इलाज के बाद अर्जुन भले ही मौत के मुंह से निकल आया हो, लेकिन उसका रंग अभी भी बहुत खराब था। पहले उसका ब्लड प्रेशर लगभग नहीं के बराबर था, जिससे पता चलता था कि उसकी हालत कितनी खराब थी। जब वह उठा तो प्रोफेसर किंग और प्रेसिडेंट ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मास्टर कपूर उनका जवाब देना चाहते थे, क्योंकि उनके पोते का गुस्सा हमेशा खराब रहता था। हालांकि जब उन्होंने भीड़ में जिया को देखा तो अर्जुन ने कुछ देर चुप रहने के बाद तुरंत अपने जवाब दे दिए। राकेश और जेयान, साथ ही मास्टर कपूर को लगा कि हार्ट अटैक अचानक हुआ है, जबकि अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अर्जुन की बात सुनने के बाद ही उन्हें सच्चाई का पता चला। सच तो यह था कि वह बिस्तर से उठा था और अपनी स्टडी में जाना चाहता था। जब रोबोट उसे व्हीलचेयर पर ले जा रहा था तो शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे पहले कि वह व्हीलचेयर पर चढ़ता, रोबोट ने उसे छोड़ दिया था, जिससे वह जमीन पर गिर गया। अर्जुन ने सोचा कि यह बस एक मामूली गिरावट थी और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वह अपनी व्हीलचेयर पर वापस चढ़ गया और अपनी स्टडी में भी चला गया। लेकिन जैसे ही वह स्टडी में पहुंचा, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सीने में जकड़न महसूस होने लगी। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और सिर की त्वचा सुन्न हो गई। इसके बाद उसने तुरंत रोबोट को उसे वापस बिस्तर पर लिटाने का आदेश दिया। तब वह बेहोश हो गया था और उसे पता नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ। उसे अस्पताल में जागने के बाद ही पता चला कि वह परलोक की ओर चला गया था। तो ऐसा हुआ था। मास्टर कपूर ने राहत की सांस ली और तुरंत एक्सपर्ट्स की तरफ मुड़े। प्रोफेसर किंग, प्रेसिडेंट प्रसाद, इस मामले में क्या अर्जुन का गिरने से ब्लड प्रेशर में इतनी बड़ी गिरावट आना नॉर्मल होगा? क्या यह मुमकिन है कि ऐसा तब तक न हो जब तक वह भविष्य में ऐसी ही बार न गिरे? मास्टर कपूर ने चेहरे पर उम्मीद भरी नजर से पूछा। प्रोफेसर किंग की आंखों में एक मतलब भरी नजर आई। फिर उन्होंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यह सच है। अगर ऐसा हुआ है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर कपूर लोगों की भावनाओं को पढ़ने में अच्छे थे और जब उन्होंने प्रोफेसर किंग की आंखों में वह नजर देखी तो उनका दिल बैठ गया। यह बहुत अच्छा है। जहां तक योगेश कपूर की बात है, उसे तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन वह इस खबर से इतना खुश था कि लगभग ताली बजाने ही वाला था। सब जानते थे कि अर्जुन मास्टर कपूर का सबसे कीमती मोती था। जब तक अर्जुन ठीक रहेगा, उनका परिवार भी ठीक रहेगा। उसका बड़ा भाई भी 3 गोलियां बर्बाद होने की वजह से अपने डिविडेंड कम करने की अपनी बात वापस ले लेगा। प्रोफेसर किंग, मुझे अपनी हालत के बारे में जानना है। आपको मुझसे इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। भले ही आप अभी न कहें, मैं खुद ही इसके बारे में पता लगा लूंगा। प्रोफेसर किंग एकदम से चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यह कहना चाहिए या नहीं। आखिर में मास्टर कपूर की इजाजत से प्रोफेसर किंग ने माफी मांगते हुए कहा, तीसरे यंग मास्टर, प्रोफेसर रोजी और मैंने पिछले कुछ सालों में आपकी सभी हेल्थ रिपोर्ट्स को खुद देखा है। हमने देखा है कि आपका अंदरूनी सर्कुलेशन आम इंसानों की तुलना में बहुत तेज है। यह एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। तुम हेल्दी थे तो यह अच्छी बात होती, क्योंकि इससे तुम्हारे शरीर की कंडीशन में बहुत सुधार होता। लेकिन अब तुम्हारी कंडीशन में तुम्हारा अंदरूनी सर्कुलेशन बुरी तरह से रुक गया है और ब्लॉक हो गया है। ये पहले एकदम सही था, इतना कि हमें हैरानी होती है, लेकिन अब इसने तुम्हारे शरीर को एक आम आदमी से भी बदतर बना दिया है। तुम्हारे शरीर के अंदरूनी अंग इतने बड़े ऑर्गन फेलियर, क्या यह कैसे हो सकता है? इससे पहले उनका दिल बहुत हेल्दी था। यह कहने के बाद मास्टर कपूर के पैर कमजोर हो गए। अगर जिया, जिसने उन्हें पकड़ा हुआ था, उसकी वजह से नहीं होता तो वह जमीन पर गिर जाते। श्रेया, जो इससे पहले मास्टर कपूर को पकड़े हुए थी, प्रोफेसर किंग के मुंह से निकलते शब्दों को सुनते ही तुरंत जमीन पर जम गई। उसने यह भी नहीं देखा कि मास्टर कपूर जमीन पर गिरने वाले हैं। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन का शरीर हमेशा फिट रहता है, सिर्फ उसके अंदरूनी सर्कुलेशन की वजह से उसका दिल क्यों फेल हो रहा है? उसका दिल क्यों फेल हो रहा है, लेकिन बाकी कोई भी अंग फेल नहीं हो रहा है? प्रोफेसर किंग के जवाब देने से पहले ही श्रेया बोल पड़ी, अभी कुछ देर पहले जिया को पता चला कि कोई अर्जुन को जहर देने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले हो सकता है कि अर्जुन ने ये टॉक्सिन अंदर लिए हों। क्या यह हो सकता है कि ये टॉक्सिन ही अब उसके लक्षण पैदा कर रहे हैं? अगर हम उसके शरीर से बचे हुए सभी टॉक्सिन निकाल दें तो क्या उसकी हालत सुधर जाएगी? जैसा कि उसे दोपहर में अर्जुन की ब्लड रिपोर्ट पढ़ते हुए याद आया, उसके शरीर में पहले से ही फॉस्टीन के कोई निशान नहीं थे। हालांकि श्रेया उम्मीद कर रही थी कि यह घटना सिर्फ टॉक्सिन की वजह से हुई थी। वह अभी भी इस गलतफहमी में जी रही थी कि जब तक वे बचे हुए फॉस्टीन को निकाल देंगे, वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर किंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, जहर? क्या आप फॉस्टीन की बात कर रहे हैं? हाँ, फॉस्टीन पॉइजनिंग से ऑर्गन फेलियर हो सकता है। क्या यह हो सकता है कि उनका ऑर्गन फेलियर फॉस्टीन की वजह से हुआ हो? प्रोफेसर किंग ने जवाब दिया, सबसे नई ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके शरीर में अभी भी फॉस्टीन बचा है, लेकिन यह ज्यादा नहीं है। यह ऑर्गन फेलियर करने के लिए काफी नहीं है। प्रोफेसर किंग, उस समय जब थर्ड यंग मास्टर पहली बार हॉस्पिटल आए थे तो उनके शरीर में फॉस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ था। उसके शरीर की हालत की वजह से हमारे स्पेशलिस्ट ने तय किया कि कुछ समय के लिए उसका इलाज न करना ही सबसे अच्छा है। लेकिन आज ब्लड रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर में फॉस्टीन का लेवल वापस नॉर्मल हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे टॉक्सिन उसके दिल में चले गए हों? उन्हें पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्रोफेसर किंग ने ब्लड रिपोर्ट पर एक और नजर डाली, लेकिन आखिर में उन्होंने वही जवाब दिया। इन सभी रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि ऑर्गन फेलियर उसके सर्कुलेशन की वजह से है, यह इन टॉक्सिन की वजह से नहीं है। जैसे ही अर्जुन ने प्रोफेसर किंग की बात सुनी, वह चुपचाप मुड़ा और जिया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शांति थी और वह इस स्थिति से अलग रहने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर से निकलने वाला काला लिक्विड क्या था, लेकिन अब उसे आखिरकार जवाब मिल गया। सच तो यह था कि उसकी प्यारी पत्नी उसके शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन को निकालने के लिए उन सुइयों का इस्तेमाल कर रही थी। यह एहसास ऐसा लगा जैसे उसे किसी पुराने जीनियस डॉक्टर ने बचाया हो। अपनी जिंदगी और मौत को देखते हुए जब उसे बताया गया कि ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसने अपनी किस्मत मान ली थी। लेकिन जब जिया ने उसे बताया कि भविष्य में उसके फिर से खड़े होने की उम्मीद है, तो उसे अचानक मरने का मन नहीं हुआ। लेकिन फिर भगवान ने उसका मजाक उड़ाने का फैसला किया। उसके पैरों की प्रॉब्लम का इलाज करने से पहले ही उसके अंगों ने उसका साथ छोड़ दिया था।
पता नहीं, जब उसने जिया के चेहरे पर शांत भाव देखा तो अर्जुन को भी शांति महसूस हुई। चूंकि आप में से किसी के पास अभी कोई नतीजा नहीं है, तो क्या हमें वे गोलियां नहीं ट्राई करनी चाहिए जो यंग मिस्ट्रेस थर्ड यंग मास्टर के लिए लाई थी? हमें पहले थर्ड यंग मास्टर को लेने देना चाहिए और उसके बाद टेस्ट का एक और राउंड करना चाहिए। ओह, यह सही है। मास्टर कपूर, जो इससे पहले नाराज थे, तुरंत अपने पैरों पर खड़े हुए और जिया की ओर मुड़े जैसे ही वह जिया से गोलियां मांगने वाले थे। श्रेया ने उनसे पहले ही काम कर दिया। वह पहले ही जिया की ओर दौड़ी और जिया के बैग से गोलियां निकाल ली। फिर वह अर्जुन के बिस्तर पर वापस भागी और जब वह गोलियां निकालने गई तो उसे एहसास हुआ कि उसे नहीं पता कि अर्जुन को कितनी गोलियां लेनी चाहिए। वह अजीब तरह से मुड़ी और जिया से पूछा, जिया, उसे कितनी गोलियां लेनी चाहिए, दिन में कितनी बार? इतनी कीमती गोलियों और इतनी कम मात्रा के साथ? अभी के लिए दिन में बस 1 किलो। जब तुम भविष्य में काफी गोलियां ले पाओगे तो तुम दिन में 2 गोलियां ले सकते हो। इन गोलियों का असर किसी के अंदरूनी सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए काफी है। हार्ट फेलियर की समस्या शायद ठीक ना हो, लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि यह और खराब नहीं होगी, प्रेसिडेंट प्रसाद ने जवाब दिया। श्रेया ने टेबल से गिलास उठाते हुए अपने होंठ काट लिए और गोलियां उठाने ही वाली थी। जैसे ही वह गोलियां लेने ही वाली थी, जिया ने उसकी कलाई पकड़ ली। जिया, मैं कर दूंगी। अचानक बिना किसी वजह के जिया ने जबरदस्ती श्रेया से बोतल छीन ली। फिर उसने अपने बैग से एक लकड़ी का चिमटा निकाला और उससे चीनी मिट्टी की बोतल से एक गोली निकाली। गोलियां अर्जुन के मुंह में रखते हुए उसने समझाया, या पानी के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो गोलियों का असर कम हो जाएगा। इसे 10 मिनट से ज्यादा बाहर भी नहीं छोड़ा जा सकता, जिससे यह ऑक्सीडाइज हो जाएगी। आप इसे अपने नंगे हाथों से नहीं ले सकते क्योंकि इससे इसका असर भी कम हो जाएगा। इसके साथ पानी न लें, बस इसे अपने मुंह में रखें और इसे अपने आप घुलने दें। इससे गोलियां सबसे ज्यादा असर करेंगी। जब जिया ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो अर्जुन को अपने मुंह में रखी गोली का असर महसूस हो रहा था। एक तेज हर्बल खुशबू उसके सिर के सभी छेदों से होकर गुजरी, यहां तक कि उसके दिमाग में भी पहुंच गई। उसका धुंधला और नींद से भरा दिमाग तुरंत साफ हो गया। फिर गोलियां अभी भी उसके मुंह में थीं और सिर में तेजी महसूस होने के बाद उसने अपनी सांस को स्थिर किया। इसके साथ ही खुशबू धीरे धीरे उसकी सांस की नली और खाने की नली के जरिए उसके शरीर में अंदर चली गई। पूरी तरह से भरा हुआ संदूक अचानक खुल गया। अंदर फंसी सारी गैस तुरंत उसके सीने से निकल गई। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के पायनियर के तौर पर उसने कई अनमोल खजाने देखे थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसका इतना तुरंत चमत्कारी असर हुआ। इसने निश्चित रूप से उसकी आंखें नई दुनिया के लिए खोल दी। हालांकि अर्जुन के चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे, लेकिन गोलियों से आए बदलावों को अनुभव करने के बाद उसकी आंखें गहरी और साफ हो गईं। उसे पता था कि प्रेसिडेंट प्रसाद ने कुछ देर पहले क्या कहा था। वह जानता था कि ये गोलियां बहुत कीमती और सीमित थीं। ये उसे लंबे समय तक सहारा देने के लिए काफी नहीं थीं। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे यकीन है कि भविष्य में उसे गोलियां लेने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन की नजरें जिया पर थीं, लेकिन कमरे में बाकी सभी लोग अर्जुन को देख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही उसने गोली ली, उसका रंग इतना साफ हो गया कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। उसका चेहरा, जो इससे पहले भूत जैसा पीला था, अब थोड़ी लाली लिए हुए था। यह आ रहा है, तीसरे यंग मास्टर का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। यह देखकर कि अर्जुन का रंग कैसे सुधरा है, इंचार्ज डॉक्टर ने तुरंत ब्लड प्रेशर मशीन देखी और पाया कि एक जादुई चीज हुई है। वे पूरी रात इसी बारे में सोच रहे थे और वे बस इतना ही कर सकते थे कि अर्जुन का ब्लड प्रेशर बहुत कम लेवल पर बनाए रखें। हालांकि जैसे ही अर्जुन ने जादुई गोली ली, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। 5 मिनट से भी कम समय में उसका ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल वैल्यू पर आ गया। उसके ब्लड प्रेशर का अंतर धीरे धीरे 10 mmHg से बढ़कर 30 mmHg हो गया था। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा, अर्जुन का रंग साफ तौर पर बेहतर होता गया। कमरे में योगेश कपूर और ध्रुव कपूर को छोड़कर सब इतने खुश हुए कि मुस्कुराने लगे। ध्रुव कपूर पूरे समय अपनी जलती हुई आंखों से जिया को घूर रहा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। दूसरी तरफ योगेश कपूर को एहसास हुआ कि अब उसका परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि उन्हें बेरहमी से सजा दी जाएगी। गोलियां उनका ऐसा चमत्कारी असर था। लॉरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रोफेसर किंग की भी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ एक ही इंसान को जानते थे जो ऐसी चमत्कारी गोलियां बना सकता था। वह लॉरेंस इंस्टीट्यूट के पीछे का असली बॉस था, सायरा। तीसरी यंग मिस्ट्रेस, माफ कीजिए, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, किंग यू? प्रोफेसर किंग ने पूछा। क्योंकि अर्जुन ने पहले ही दवाई ले ली थी, इसलिए जिया ने बोतल वापस अपने बैग में रख दी। अर्जुन की हालत देखने और यह पक्का करने के बाद कि वह ठीक है, वह मुड़े और किंग यू को देखा। बाकी भीड़ को एहसास हुआ कि जब वह एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल रिसर्च सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर का सामना कर रही थी, तभी जिया डरी हुई या घबराई हुई नहीं थी। उसमें पैदाइशी घमंड और इज्जत थी। प्लीज, क्या आप जानते हैं कि इन गोलियों को बनाने वाला कौन है? किंग यू ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। लेकिन जिया का ठंडा और दूर से दिया गया जवाब ऐसा था जैसे उसकी जलती हुई उम्मीद पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। मुझे नहीं पता। फिर प्रेसिडेंट प्रसाद ने पूछना जारी रखा। तीसरी यंग मिस्ट्रेस, मैंने सुना है कि आपको ये गोलियां एक दोस्त से मिली हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि यह व्यक्ति कौन है? क्या आप हमें उसका कॉन्टैक्ट दे सकती हैं? यह कुछ ऐसा था जिसकी जिया को उम्मीद थी। उसे यकीन था कि जैसे ही वह ये गोलियां निकालेगी, उसके लिए हर तरह की मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। अच्छी बात यह थी कि उसने पहले ही सही इंतजाम कर लिए थे। इसलिए जिया ने आराम से जवाब दिया, मैंने कहा था कि वह एक दोस्त था, लेकिन असल में हमें दोस्त नहीं माना जाता। इस आदमी के साथ मेरी पहले भी एक डील हुई थी और जब मुझे पता चला कि उसके पास ये गोलियां हैं, तो मैंने सिर्फ एक बोतल के लिए 20 मिलियन दिए, लेकिन उसने कहा कि उसके पास ज्यादा नहीं बचा है। 20 मिलियन एक बोतल के लिए, सिर्फ 15 गोलियों के साथ। योगेश कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता है कि इतनी महंगी कीमत पर गोलियां बेची जा रही थी? क्या वह खुलेआम उन्हें ठगने की कोशिश कर रही थी? अगर उसके पास 20 मिलियन भी होते तो भी अगर जिया मांगती तो वह उसे मुआवजा नहीं देता। 2 मिलियन भी पहले से ही बहुत ज्यादा थे। तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोलियां उसके काम आएंगी? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरी पार्टी झूठी हो सकती है जो तुम्हें 20 मिलियन में नकली गोलियां बेच रही है? जिया, हम सबसे झूठ बोलना अच्छा नहीं है।
योगेश कपूर किसी और पर इल्जाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें होने वाले नतीजों को कम से कम किया जा सके। जिया ने योगेश कपूर को देखा, जो बहुत बुरी लग रही थी, और कहा, मुझे पक्का नहीं पता था कि दूसरी पार्टी मुझसे झूठ बोल रही है या नहीं, लेकिन मैंने बस यही सोचा कि इतनी महंगी चीज बहुत काम की होगी, नहीं तो दुनिया में इतने सारे लोग क्यों होंगे जो शायद सबसे अच्छी चीज न चाहे लेकिन सबसे महंगी चीज जरूर चाहेंगे। महंगी चीजें शायद सबसे अच्छी ना हो, ले हम ये बहुत बुरा है कि सिस्टर निहारिका ने मुझसे बिना पूछे गोलियां छीन ली, यहाँ तक कि उनमें से 3 फेंक भी दी दूसरे दादाजी। क्या आप प्लीज उसे कुछ मैनर्स सिखा सकते हैं? प्लीज उसे बताएं कि उसे इतना सुपीरियरिटी वाला बर्ताव नहीं करना चाहिए, यह सोचकर कि उसे सब कुछ पता है जबकि उसे नहीं पता। यह सच में बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि अब वह बच्ची नहीं रही, इसलिए उसे सिर्फ माफी मांगकर और अपने चमकदार सफेद दांत दिखाकर बच नहीं जाना चाहिए। इतनी कीमती चीज के लिए सिर्फ माफी मांगने से मामला पक्का नहीं सुलझेगा। योगेश कपूर ने जिया को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। पहले तो उसने सोचा था कि वह बस एक छोटी सी भेड़ है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसे आसानी से रौंदा जा सकता है, लेकिन देखने में तो वह एक खूंखार जंगली बिल्ली थी जो लड़ना जानती थी। जिया परिवार में परेशानियां चंद्रबिंदु भड़काने की कोशिश करना अच्छी आदत नहीं है। क्या इसे उकसाना माना जाएगा? मुझे लगता है कि इसे बस बदला माना जाएगा। योगेश कपूर चुप रह गया, चूंकि माफी मांगने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए अब वह बस टॉपिक बदल सकता था। जिया, इस घटना के लिए निहारिका जिम्मेदार है और मैं उसे जरूर सजा दूंगा, लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो, ये गोलियां अर्जुन के लिए बहुत काम की हैं क्योंकि अर्जुन तुम्हारा पति है और तुम्हें पता है कि ये गोलियां कहां से मिलेंगी। तो क्या तुम प्लीज हमें बता सकती हो कि तुमने इन्हें कहां से लिया? कपूर परिवार को याद रहेगा कि तुमने आज हमारे लिए क्या किया है। हाँ सही, तुमने किसके साथ लेन देन किया? क्या तुम मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हो? मास्टर कपूर ने जल्दी से पूछा। ये गोलियां बहुत असरदार थीं क्योंकि वे अर्जुन पर इनका तुरंत असर देख सकते थे। प्रेसिडेंट प्रसाद भी जिया को स्पॉटलाइट की तरह घूर रहे थे। यह देखकर कि जिया को यह कहने में कितनी दिक्कत हो रही है, श्रेया ने उसके हाथ पकड़े और उससे विनती की, जिया प्लीज मैं तुमसे विनती कर रही हूं, बस हमें कॉन्टैक्ट दे दो, मुझे पक्का याद रहेगा कि तुमने आज परिवार के लिए क्या किया। जिया को सच में दूसरों का छूना पसंद नहीं था, उसने तुरंत श्रेया के हाथ से अपने हाथ छुड़ा ली। तुम्हें यह बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यह कहां से मिलेगी, मुझे सेकंड सिस्टर को यह याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने आज क्या किया है, क्योंकि यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह आदमी सीक्रेट वेब नाम की जगह से है, मुझे नहीं पता कि उसका असली नाम क्या है, लेकिन उसके आदि का नाम है, प्लीज मुझे मेडिसिन का देवता कहो। वह बस कोई ऐसा है जो मेडिसिन बेचता है और उसके पास हर तरह की यूनिक और अनोखी चीजें हैं। चूंकि वह एक बिजनेसमैन है, जब तक खरीदने वाला सही कीमत देने को तैयार है, वह तुम्हें दवा जरूर बेचेगा। सीक्रेट वेब। मास्टर कपूर और श्रेया, साथ ही ध्रुव कपूर, जो पूरी रात एक अजय आदमी की तरह था, हैरान रह गया। सीक्रेट वेब ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में हर कोई जानता हो, अगर वे जानते भी तो भी बहुत से लोग वेब पर ट्रेड नहीं कर पाते। साथ ही सीक्रेट वेब पर खरीदार बनने के लिए आपके पास अपनी पसंद की चीज के बदले में देने के लिए कुछ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सीक्रेट वेब में आने की शर्तें सच में बहुत ज्यादा थी। सीक्रेट वेब पर हर तरह के ट्रेड होते थे और ज्यादातर ट्रेड में बहुत ज्यादा कीमती सामान होता था। अगर कोई सावधान न रहे तो कुछ लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ मुसीबत खड़ी कर सकते हैं जिनके साथ उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसलिए जब कपूर परिवार ने जिया को सीक्रेट वेब के बारे में बात करते सुना तो वे चौंक गए। भले ही वे लोग हों, लेकिन सीक्रेट वेब पर चीजों का ट्रेड करना उनके लिए बहुत कम होता है। आप सीक्रेट वेब वाले सेलर को कैसे जानते हैं? श्रेया अभी भी होश में थी। मास्टर कपूर की आंखें गहरी हो गईं और उन्होंने कहा, यह उसका पर्सनल मामला है, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? फिर वह बटलर जयेश की ओर मुड़े और कहा, जल्दी करो, इस आदमी से कॉन्टैक्ट करो जिसकी आदि प्लीज मुझे दवा का देवता कहो है, उसे बता दो कि हम उससे ऊंची कीमत पर गोलियां खरीदने को तैयार हैं। हाँ। बटलर जयेश ने तुरंत अपने अकाउंट से सीक्रेट वेब में लॉगिन किया जो उसने सालों पहले बनाया था और उसे प्लीज मुझे दवा का देवता कहो आदि वाला यूजर मिला। जिया से पूछने के बाद उसने दूसरी पार्टी को बताया कि वह लिटिल रैबिट का फैमिली मेंबर है और वही दवा खरीदना चाहता है जो उसने इससे पहले खरीदी थी। हालांकि काफी देर इंतजार करने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। यंग मिस्ट्रेस, लगता है यह आदमी ऑनलाइन नहीं है, क्या कोई और तरीका है? जिया ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह किस्मत से हुआ। मुझे लगता है कि इसके बजाय जिया के अकाउंट में लॉग इन करना सबसे अच्छा होगा, साथ ही हम यह भी देख पाएंगे कि जिया दूसरी पार्टी के साथ कैसे ट्रेड करती है। योगेश कपूर ने जिया को मुश्किल में डालने की कोशिश की। सीक्रेट वेब पर चीजें प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होती हैं, हमारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। श्रेया अब इस बूढ़े आदमी को मुसीबत खड़ी करते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने इसके बजाय आवाज उठाई। इसमें क्या गलत है? अब हमारी प्राथमिकता अर्जुन की हालत से निपटना है, क्योंकि अब हम एक परिवार हैं, तो उसके अकाउंट में लॉग इन करने में क्या गलत है? तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड जिया के साथ शेयर क्यों नहीं करती, साथ ही अपने प्राइवेट मैसेज भी, क्योंकि हम एक परिवार हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा किस बैंक अकाउंट में जाता है। श्रेया इस बूढ़े आदमी से तंग आ चुकी थी। योगेश कपूर, जिसे टारगेट किया गया था, ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जिया मुस्कुराई, छिपाने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें चिंता है कि वह जवाब नहीं देगा तो तुम मेरा अकाउंट इस्तेमाल कर सकती हो। यह कहकर जिया ने अपने अकाउंट से सीक्रेट वेब में लॉग इन किया जिसका नाम लिटिल रैबिट था। इसमें लॉग इन करने के बाद कमरे में मौजूद सभी लोग, जिसमें मास्टर कपूर भी शामिल थे, लिटिल रैबिट और प्लीज मुझे मेडिसिन का देवता कहो के बीच की चैट हिस्ट्री देख सकते थे। ये बातचीत उस रात हुई थी जब बटलर जयेश ने उसे चूहे दिए थे चैट में। जिया ने कहा कि उसे एहसास हुआ कि उसके पति को जहर दिया गया था और वह जानना चाहती थी कि क्या उसके पास अभी भी वे गोलियां हैं जिनका उसने पहले जिक्र किया था। दूसरे व्यक्ति ने बताया कि उसके पास सिर्फ एक ही बची है, इसलिए इसकी कीमत 200 मिलियन होगी। जिया को लगा कि यह बहुत महंगा है और उसने डिस्काउंट भी मांगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये गोलियां असली मेडिसिन के देवता ने बनाई हैं।
उसने यह भी बताया कि देवता के पास ना सिर्फ अच्छी मेडिकल स्किल्स थी, बल्कि वह इस तरह की गोलियां बनाने में भी एक्सपर्ट थी। जब वह जिंदा थी तब उसकी गोलियां एक कीमती खकपूरा थी, लेकिन अब जब वह मर चुकी है तो यह और महंगी हो जाएंगी। यह बोतल आखिरी थी और एक भी नहीं बची थी। 200 मिलियन पहले से ही डिस्काउंटेड कीमत थी। लेकिन आखिर में जिया ने गोलियां न खरीदने का फैसला किया। जब उसे बताया गया कि अर्जुन आज रात मुश्किल में है तो जिया ने जल्दी से दूसरी पार्टी से कांटेक्ट किया। खुशकिस्मती से वह कंट्री जेड में था और एक सिटी के पास एक जगह पर था। उसने जिया से कहा कि वह उसे गोलियां भेजने के लिए लगभग 2 घंटे दे। जैसे ही वह ट्रांजैक्शन करेगी उसे गोलियां मिल जाएंगी। इससे यह भी पता चला कि जिया सुबह 2 बजे ही हॉस्पिटल क्यों आ पाई, जबकि वह 11 बजे ही घर पहुंच गई थी। बातचीत पढ़ने के बाद मास्टर कपूर ने कहा, जिया तुम बहुत दयालु हो। मास्टर कपूर को पता था कि जिया के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन की गोलियों के लिए 200 मिलियन खर्च करने को तैयार थी। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि उन्होंने चैट पढ़ी थी तो उन्हें कभी पता नहीं चलता कि जिया इतना विनम्र था। वह गोलियों के लिए 200 मिलियन का भुगतान करने को तैयार थी, फिर भी उसने इसका उल्लेख तक नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि ये गोलियां उसके एक दोस्त की थीं। इस बार मास्टर कपूर को वास्तव में महसूस हुआ कि उनकी पोती बेहद दयालु थी और इसके अलावा वह एक भाग्यशाली शुभंकर भी थी जो उनके प्यारे पोते के लिए भाग्य लेकर आई। चिंता मत करो, यह सफल हो या ना हो, तुमने एक बार फिर अर्जुन की जान बचाई है। हालांकि वे कहते हैं कि परिवार के बीच धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी हमेशा उस दयालु कार्य को याद रखेंगे जो तुमने आज किया है। अर्जुन, जो अपने बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ था, ने अपनी आंखों में अर्थपूर्ण दृष्टि से जिया को देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। छोटा खरगोश, कौन सा छोटा खरगोश गुप्त वेब पर बेतरतीब ढंग से लॉग इन कर रहा होगा? उनके दृष्टिकोण से वह एक जंगली खरगोश से अधिक थी। हालांकि जब मास्टर कपूर उससे बात कर रहे थे तो उन्होंने उसके चेहरे पर आज्ञाकारी भाव देखा। उसकी लंबी पलकें उसकी आंखों की गति के साथ साथ फड़फड़ा रही थी। उसकी त्वचा चिकनी दिखती थी और वह इतनी गोरी थी कि ऐसा लगता था जैसे वह चमक रही हो। यहाँ तक कि जब वह उससे बहुत दूर खड़ी थी तब भी वह उसके चेहरे पर अच्छे बाल साफ देख सकता था। अब वह कैसी दिखती थी? वह वास्तव में एक खरगोश की तरह दिखती थी। जल्द ही जिया के खाते में एक उत्तर आया। मास्टर कपूर, श्रेया और राष्ट्रपति वो बहुत उत्साहित थे। उसने जवाब दिया। श्रेया कंप्यूटर की ओर दौड़ते हुए चिल्लाई। जिस व्यक्ति की वे तलाश कर रहे थे उसने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने जिया को जवाब दिया। सुंदरी, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी या तुम्हारा परिवार मुझे ढूंढ रहा था? मैं वही था जो तुम्हें ढूंढ रहा था। गोलियां मेरे पति के लिए प्रभावी थीं क्या? आपके पास कुछ बचा है? को पहले ही बताया था कि जब मैंने आपको गोलियां बेची तो यह सीमित थी। मुझे आपको यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि जिस भगवान के बारे में मैंने पहले बात की थी वह तांग संप्रदाय के प्रमुख सायरा थे। जो गोलियां मैंने तुम्हें बेची वे सायरा का उत्पाद थी। बस इसे इंटरनेट पर देखें और आपको पता चल जाएगा कि सायरा का हाल ही में निधन हो गया है। वे गोली मैं इसे पाने के लिए दोगुनी कीमत की पेशकश कर सकता हूँ। कपूर शुयू हार नहीं मानना चाहता था। आप लिटिल रैबिट का परिवार होंगे। आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने कभी अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दिया है। अगर मैंने कहा कि कुछ भी नहीं बचा है तो कुछ भी नहीं बचा है। दोगुनी कीमत के बारे में भूल जाए। भले ही आपने मुझे 200 गुना अधिक कीमत की पेशकश की हो, फिर भी मैं आपको वही उत्तर दूंगा। यदि सायरा अभी भी जीवित होती तो मैं अभी भी। श्रेय कपूर दोबारा जवाब देने से पहले चुप रहे। मैंने सुना है कि सायरा की छोटी बहन निया को उसका सारा चिकित्सा ज्ञान विरासत में मिला है। क्या आप निया को जानते हैं? क्या वह ऐसी गोलियां बनाने में सक्षम होगी? श्रेया ने वह प्रश्न पूछा जो हर किसी के मन में था। अर्जुन की अब एकमात्र आशा यह थी कि सर्जरी या तो लॉरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के न्यूरो विशेषज्ञ या तांग संप्रदाय के निया द्वारा की जाएगी। यदि निया वही गोलियां लेकर आ सके तो वे लॉरेंस इंस्टीट्यूट को छोड़ देंगे। क्या आपको निया के बारे में कुछ गलतफहमी है? श्रेया भ्रमित था। निया एक कमजोर व्यक्ति है जो केवल सॉस को हिलाना जानता है। ठीक है, ये गोलियां प्राचीन काल की जादुई गोलियां हैं। आपको न केवल प्राचीन चिकित्सा के बारे में विशाल ज्ञान की आवश्यकता होगी, बल्कि आपको औषधि रसायन विज्ञान में असाधारण क्षमताओं की भी आवश्यकता होगी। निया वह सायरा के अधीनस्थों में से एक है। श्रेया और उत्तर देखने वाली भीड़ के पास शब्द नहीं थे। लेकिन मैंने सुना है कि वह अकेली है जिसे सायरा के चिकित्सा कौशल विरासत में मिले हैं। यदि वह ये गोलियां बनाने में अच्छी नहीं थी तो उसे कम से कम अपने सर्जिकल कौशल में विशेषज्ञ होना चाहिए, है ना? अन्यथा इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और धनी परिवार उसे क्यों मांगेंगे? यह व्यक्ति केवल एक डीलर हो सकता है। लेकिन कपूर शुयू को लगा कि दूसरा पक्ष सायरा और निया दोनों के बेहद करीब था। मैं इस बारे में नहीं जानता। मैं तो बस कुछ भी नहीं हूं। मैं बस दवा बेचता हूं ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। आपको यह प्रश्न किसी और से पूछना चाहिए। मैं अब जा रहा हूं क्योंकि यह मेरे लिए इस शहर में रहने का एक दुर्लभ अवसर है। अलविदा। इसके साथ ही जो आईडी पहले जगमगा रही थी वह एक बार फिर से धुंधली हो गई। प्रोफेसर किंग, ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष के पास कोई और गोलियां नहीं बची हैं। क्या कोई अन्य तरीका है जिससे हम मेरे भाई की हालत बिगड़ने में देरी कर सकते हैं? प्रोफेसर किंग, राष्ट्रपति वू और अस्पताल के विशेषज्ञ एक साथ बैठे और अर्जुन के ठीक सामने अपनी प्रबंधन योजना पर चर्चा करने लगे। निष्कर्ष यह था कि चूंकि गोलियां बेहद उपयोगी थीं, जहां अर्जुन को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन उनका उपयोग जारी रखना चाहिए। यह देखने के लिए उसकी सावधानीपूर्वक निगरानी की जाएगी कि गोलियां उसकी स्थिति में मदद करेंगी या नहीं। 1 सप्ताह के बाद वह हर 3 दिन में एक बार एक गोली लेगा। इससे वे कम से कम आधे महीने में 12 गोलियां ले सकेंगे। इससे अर्जित अतिरिक्त 2 सप्ताह के साथ वे अर्जुन की स्थिति को ठीक करने और धीरे धीरे थोड़ा अधिक स्थिर स्तर पर सुधार करने की अनुमति देंगे। फिर वे निर्णय लेंगे कि वे सर्जरी कर सकते हैं या नहीं। जब बैठक खत्म हुई तो प्रोफेसर किंग को रोजी का फोन आया। क्या है? प्रोफेसर किंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका फोन लगभग जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह सदमे से वापस आया उसने तुरंत पूछा, उपनिदेशक, अब आप कैसे हैं? क्या आप घायल हैं? ठीक है, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा।
क्या वह निर्देशक रोजी है? क्या गलत है? श्रेयान्या बहुत ज्यादा है, सिर्फ इसलिए कि उसे बिग बॉस के शेयर नहीं मिले। उसने निर्देशक रोजी का अपहरण करने और शेयरों के लिए उसे धमकी देने की योजना बनाई थी। अगर किसी ने निर्देशक रोजी को नहीं बचाया होता तो उसे अभी भी एच सिटी के उपनगरीय इलाके में एक परित्यक्त कारखाने में बंधक बनाकर रखा जा सकता था। ऐसी कोई बात हुई? श्रेया जल्दी से मुड़ा और मास्टर कपूर की ओर देखा। दादाजी, प्रोफेसर रोजी हमारे अतिथि हैं क्योंकि हमने उन्हें अपनी मदद के लिए यहाँ आमंत्रित किया है, लेकिन अर्जुन के कारण। मास्टर कपूर ने तुरंत श्रेया को रोका और कहा, निर्देशक रोजी के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। प्रोफेसर किंग के साथ जाए और व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने जाए, साथ ही उनसे माफी भी मांगे। हम वादा करते हैं कि निर्देशक रोजी जब एच सिटी में रोजी है तो उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने में अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। हाँ दादाजी। जैसे ही प्रोफेसर किंग चले गए, केवल राष्ट्रपति वही कमरे में रह गए। मास्टर कपूर ने फिर अर्जुन की सर्जरी के बारे में पूछा। वह जानना चाहता था कि क्या उन्हें निया को चुनना चाहिए या क्या उन्हें ऐसा करने के लिए लॉरेंस इंस्टीट्यूट से मिलना चाहिए। मास्टर कपूर, मेरी राय में मैं लॉरेंस इंस्टीट्यूट को प्राथमिकता दूंगा। उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और संस्थान के डॉक्टर इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर से तुलनीय नहीं है। इसके अलावा लॉरेंस इंस्टीट्यूट सायरा की संपत्ति थी और उनके कौशल की निश्चित रूप से गारंटी है। जहां तक निया का सवाल है, वह उसकी छोटी बहन है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि सायरा के कितने कौशल उसे विरासत में मिले हैं। हालांकि यदि आप इसे वहन कर सकते हैं तो मैं दोनों पक्षों को सर्जरी में शामिल करने की सलाह दूंगा। लेकिन अगर निर्देशक रोजी को वास्तव में निया के लोगों द्वारा बंधक बना लिया गया था तो यह बहुत कम संभावना है कि वे अब एक साथ काम करने के लिए सहमत रोजी है। मास्टर कपूर ने सिर हिलाया। शुरू में उनका लक्ष्य दोनों पक्षों को एक साथ काम कराना था, लेकिन आज रात जो हुआ उसके आधार पर यह असंभव लग रहा था। जब उन्होंने मीटिंग खत्म की तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। मास्टर कपूर बुजुर्ग थे और देर तक जागना उनके लिए बेहद कष्टकारी था। यही वजह थी कि अर्जुन और ध्रुव कपूर के समझाने के बाद वह चले गए। कमरे में एकमात्र व्यक्ति जिया बचा था, जबकि जयेश, यूझो और झे यान कमरे के बाहर खड़े थे। जब सभी लोग चले गए, अर्जुन ने जिया की ओर रुख किया। धन्यवाद, आपका स्वागत है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि आपने मुझे अतिरिक्त 300 मिलियन दिए होते तो मैं उन गोलियों का खर्च वहन नहीं कर पाता जिनकी कीमत 200 मिलियन है। इसे अपने दयालु कृत्य का परिणाम माने। अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे और अधिक दान करना चाहिए? जब उसने सुना कि उसे पैसे मिलेंगे तो जिया, जो टूट चुकी थी, को लगा कि उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई है। यदि आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 5 मिनट से भी कम समय में जिया को एक अधिसूचना मिली जिसमें कहा गया था कि उसके खाते में 500 मिलियन की जमा राशि जमा की गई है। आपने यह कैसे किया? आपका कंप्यूटर नहीं है? उसे यकीन था कि वह नहीं हिला तो पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ। मैं अपने कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित कर सकता हूं, आपके दिमाग में चुंबकीय क्लिप के साथ। हाँ, बहुत खूब। जिया को लगा कि अर्जुन एक बहुत ही सर्वशक्तिमान लकवाग्रस्त रोगी था। समान स्थिति वाले अधिकांश अन्य लकवाग्रस्त रोगियों में असंयम जैसी समस्याएं रोजी ही वे बस अपने रोगशया पर लेट सकते थे। जितने अधिक समय तक वे लकवाग्रस्त रहेंगे उन्हें उतनी ही अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अर्जुन एक जादुई व्यक्ति की तरह था। ऐसा लगता है मानो उसकी गतिहीनता और अंग विफलता के अलावा और कोई चीज उसे प्रभावित नहीं कर पाई होगी। जब तक उसका दिमाग सक्रिय रहा कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ऐसा व्यक्ति केवल 5 वर्षों में एक छोटे साधारण कॉर्पोरेट को दुनिया भर में प्रसिद्ध एच सिटी के सबसे धनी परिवार में विकसित करने में सक्षम था। जैसे ही मास्टर कपूर को अस्पताल छोड़ने के लिए मना लिया गया, उनकी मुलाकात दूसरे परिवार के लोगों से हुई जो कुत्ते के पिल्ले जैसी आंखों से उनका इंतजार कर रहे थे। कपूर जुनकी और कपूर जुनहिंग ने मास्टर कपूर को बुलाया क्योंकि वे निहारिका के लिए अच्छे शब्द कहना चाहते थे, लेकिन मास्टर कपूर ने उन्हें एक ठंडा उपहास दिया और अपने अंगरक्षक के साथ चले गए। उनसे एक भी शब्द नहीं कहा। दूसरे कपूर परिवार के बाकी लोगों ने मुड़कर योगेश कपूर की ओर देखा। योगेश कपूर, जिसका चेहरा बेहद भयानक था, ने सभी को बताया कि वे गोलियां कितनी मूल्यवान थीं। जब उन्हें पता चला कि यह न केवल प्रभावी थी बल्कि यह एक जादुई गोली भी थी जिसे सायरा ने पीछे छोड़ दिया था, तो उन सभी के चेहरे काले पड़ गए। अंत में उन सभी ने अपना गुस्सा निहारिका की ओर कर दिया और उसे दोषी ठहराना शुरू कर दिया। मुख्य जहान परिवार का सामना करते समय वे अभी भी अपने लाभ के लिए लड़ने के लिए एक साथ काम करेंगे, हालांकि उनमें आंतरिक संघर्ष भी थे। विशेष रूप से अक्षय के लिए, जिन्होंने अभी अभी स्वतंत्र रूप से अपने परिवार की संपत्तियों का प्रभारी बनना शुरू किया था। इस सजा ने उनकी नींव को बर्बाद कर दिया था। उसकी नज़र जमीन के एक नए टुकड़े पर थी और उसने जमीन के लिए बातचीत करने के लिए जहान परिवार के संसाधनों और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया था। हालांकि उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने दादाजी से कुछ धनराशि मांगने के बारे में सोचा। अब तक उनसे पैसे उधार लेने के बारे में भूल जाओ, उनका लाभांश 70% कम हो गया है। ये बकवास थी। अक्षय कपूर जुनहिंग का बेटा था, जिसने उसे कपूर निहारिका का चचेरा भाई बना दिया। वे कभी भी करीब नहीं थे और जब उनके लाभ में बाधा डालने की बात आई तो उन्होंने कभी भी एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह न केवल निहारिका पर चिल्लाया बल्कि उसने कपूर जुनकी, जो कपूर निहारिका के पिता थे, से मुआवजा भी मांगा। दूसरा कपूर परिवार अगली सुबह तक बहस करता रहा। ने देखा कि कुछ असामान्य घटित हुआ है। उसने तुरंत स्थिति के बारे में पूछताछ की। लॉरेंस इंस्टीट्यूट के लोगों द्वारा घर भेजे जाने के बाद उन्हें उसकी सुरक्षा के लिए एक शहर के सर्वश्रेष्ठ अंगरक्षक भी मिले। बाकी सभी लोग अभी भी नीचे थे। उसके कमरे के बाहर सुरक्षा कैमरों की संख्या बढ़ाने में व्यस्त थे। रोजी अब और इंतजार नहीं कर सकी और वापस अपने कमरे में चली गई। उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और लॉरेंस इंस्टीट्यूट की शैक्षिक वेबसाइटों में से एक पर लॉग इन किया। इस वेबसाइट में एक लेख शामिल था जिसे जे नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रकाशित किया गया था। लेख में इस बारे में बात की गई थी कि रीढ़ की हड्डी टूटने से क्षतिग्रस्त हुई नसों की मरम्मत कैसे की जाए। यही कारण था कि वह कंट्री एम से भागती हुई आई। उसने प्रकाशित लेख में पासकोड देखे थे।
लॉरेंस यह यात्रा व्यक्तिगत रूप से करना चाहती थी, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे चिंता थी कि वे जे को डरा सकते हैं। यह सौभाग्य की बात थी कि लॉरेंस उसके साथ नहीं आया था, अन्यथा निया इतना दुष्ट होने के कारण वे दोनों एक साथ बड़ी मुसीबत में पड़ गए होते। ऐसा कुतिया। हालांकि चाहे वह सफेद कमल निया पर कितना भी क्रोधित क्यों न हो, यह सब सदमे, उत्तेजना और अविश्वास से भरा हुआ था। कंट्री एम में उनके लिए किसी भी वेब पेज को हैक करना असंभव था, लेकिन कंट्री जेड में वह आसानी से सिस्टम को हैक कर सकती थी और व्यक्ति का पता लगाने में सक्षम थी। 5 मिनट से भी कम समय में रोजी को जे मिल गया जिसने लेख प्रकाशित किया था। उस समय रोजी को लगा कि उसके हाथ कांप रहे हैं जब उसने अपने कीबोर्ड पर कठोरता से 2 शब्द टाइप किए। आप हैं। जल्द ही उसे उत्तर मिल गया। क्या आपने इसका पता नहीं लगाया? रोजी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह अपने अंदर एड्रेनालाइन की तेजी महसूस कर सकती थी। उसके हाथ उत्तेजना से भरकर जोर जोर से कांप रहे थे। अब उसके दिमाग में एकमात्र विचार यह था, बकवास, वास्तविक गड़बड़ क्या है? वह पहले से ही 90% आश्वस्त थी कि जिस व्यक्ति ने उसे अभी बचाया वह बिग बॉस ही था। उसने जे से बात करने के बारे में क्यों सोचा, इसका मुख्य कारण यह था कि जे के लेख पर बिग बॉस का निशान था, जिससे उसे संदेह था कि बिग बॉस अभी भी जीवित है। लेकिन अब जे उसे बता रहा था कि वह भूत के मुखौटे वाली महिला थी जिसने उसे आज रात बचाया था। क्या इसका मतलब यह है कि जे बिग बॉस था? पुनर्जन्म किसी और के शरीर में? क्या बकवास है? रोजी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने बिग बॉस के सामने ही शपथ ले ली। मिरर वर्ल्ड ने आखिरकार 3 दिन बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की। आधिकारिक घोषणा में केवल कलाकारों की सूची शामिल थी और उन्हें पोस्टर के लिए अभी भी 3 दिन और इंतजार करना पड़ा। जब जिया को प्रोडक्शन टीम से फोन आया और पुष्टि की गई कि वह पहली महिला लीड है, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक आज की बात है, उसे वार्डरोब टेस्ट के साथ साथ टेबल रीडिंग के लिए भी वहां मौजूद रहना था, जो 3 दिनों तक चलेगा। फिर उसने उस शव के बारे में सोचा जो उन्हें समुद्र से मिला था और जो डीएनए परीक्षण किया गया था। कैसे क्या हुआ आपकी ऊंचाई, समुद्र में शव? मेरा पुनर्जन्म हुआ, बस कुछ हद तक छोटा। वह यह नहीं जानती थी कि कलाकारों की सूची की घोषणा होते ही आधिकारिक घोषणा के नीचे टिप्पणी अनुभाग में विस्फोट हो गया था। क्या मैं इसे सही ढंग से देख रहा हूं? करिश्मा दूसरी लीड है, जिया कौन है? यहां भी वही प्रश्न है। मत पूछो, इसका उत्तर संभवतः यह होगा कि उसके पास एक अच्छा डैडी है। यंग यू को केवल तीसरी महिला प्रधान भूमिका मिली, भले ही वह एक अमीर परिवार की भावी युवा मालकिन है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि जिया किस परिवार से आता है। हाथ ऊपर उठाएं जेपीजी। जिया और राशि एक जैसे लगते हैं, ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता। ऐसा उपनाम रखना बहुत दुर्लभ है। ऊपर वाला, मुझे लग रहा है कि आपने कुछ अविश्वसनीय पाया है। राशि एक संगीत प्रतिभा है, हालांकि वह अभी भी एज शहर में ड्रामा अकादमी में एक छात्रा है। उसने पहले ही 6 एकल प्रकाशित किए हैं और उनमें से प्रत्येक सुनहरे चार्ट पर है। जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है वे मेरी प्लेलिस्ट में गाने देख सकते हैं। वाह, वे वास्तव में अच्छे लगते हैं। मैं अब उनका प्रशंसक हूँ। वे सुंदर हैं, मैं प्यार में हूँ। क्या मैं अकेला हूँ जिसकी यह राय है? जहां मुझे लगता है कि हमारा राहुल गाय के गोबर पर रखे फूल की तरह है, उसे एक नौसिखिया के साथ क्यों जोड़ा गया है? ऊपर यह किसका नफरत करने वाला है? यदि आप इतने सक्षम हैं तो कृपया अपना स्तर दिखाएं, बस दूसरों को रौंदो मत। राहुल कोस्टर इसका हिस्सा नहीं है। वही, दूसरों को मत रौंदो। दूसरों को मत रौंदो। कई ब्लॉक बाद में, क्या जिया वह युवा महिला है जिसने शोकिंग पैलेस में उपपत्नी यू के रूप में काम किया था? अगर वह लड़की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे वह सचमुच पसंद आई। जब मैं शो देख रहा था तो मुझे लगा कि वह उनमें से सबसे खूबसूरत थी। वह कोई भी अच्छी दिखने वाली नहीं है। तारांकिन तारांकिन तारांकिन। जिया मूल रूप से अच्छे मूड में घटनास्थल पर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची उसकी मुलाकात राजीव से हुई। राजीव अभी कैफेटेरिया से बाहर निकला था और उसने जिया को देखा जो वहां से गुजर रहा था। हैरानी की बात यह है कि जिया ने टाइट फिटिंग रेसिंग सूट पहना हुआ था। खूबसूरत रेसिंग सूट काले रंग का था और वह इसमें बेहद खूबसूरत और हॉट लग रही थी। उसके बाल उसके सिर के पीछे एक ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे, जो उसके चेहरे की अविश्वसनीय रूप से उत्कृष्ट विशेषताओं को पूरी तरह से प्रकट कर रहा था। वह चमक रही थी और उसका करिश्मा आक्रामक होते हुए भी आकर्षक था। उसकी रेशमी पतली भौहों के साथ जोड़ी हुई वे जोड़ी आंखें, ऐसा लग रहा था मानो उसकी दिशा में देखते समय वे प्यार से भर गई हों। यहां तक कि जब यह स्पष्ट था कि खतरा है, तब भी कोई उसके करीब 1 इंच भी आने के लिए जोखिम उठाने को तैयार होगा। राजीव का दिल, जो पहले से ही शांत नहीं था, जिया को देखते ही बड़ी जोरदार लहरें फेंकने लगा। यहां तक कि वह भी भ्रमित हो गया। ऐसा क्यों था कि जब जिया उससे प्यार करता था और हमेशा उसके आसपास रहता था, यहां तक कि सोशल मीडिया का उपयोग करके उसका पीछा करने की कोशिश भी करता था, तो उसने उसकी सराहना नहीं की। हालांकि अब जब वह उसे लगभग खो चुका है तो उसे अचानक उसके प्रति इतना घातक आकर्षण क्यों महसूस हुआ? राजीव की आंखें चमक उठीं और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक और व्यक्ति नाचती हुई तितली की तरह कैफेटेरिया से बाहर चला गया। राजीव, मुझे लगता है कि मैंने अपनी स्क्रिप्ट आपके पास छोड़ दी है। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाती, उसने जिया को देखा जो राजीव के पास खड़ा था। वह अचानक ठिठक गई और लगभग राजीव से टकराने लगी। फिर वह घबराई हुई छोटी हिरनी की तरह व्यवहार करने लगी जिसका सामना अभी अभी शेर से हुआ हो। मैन, मुझे बहुत खेद है बड़ी बहन। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि आप यहाँ थे, मुझे बहुत खेद है। युवती के चेहरे पर हल्का मेकअप था। उसने एक टाइट फिटिंग पोशाक भी पहन रखी थी जिसमें सामने की ओर उसके कुबर दिखाई दे रहे थे, जिससे उसे देखते ही किसी भी आदमी की नाक से खून बहने लगे। हालांकि उसने इसे बाहर की तरफ एक छोटे सफेद कोट से ढका हुआ था जिसकी नेकलाइन पर एक सुंदर सफेद मीक था। कोट की जिप उसके पेट तक खुली हुई थी। उसके लंबे घने काले बाल सिर के किनारे पर रखे हुए थे और उसके घमंडी कुबर के कुछ हिस्से थोड़े ढके हुए थे। वह न केवल सेक्सी और आकर्षक थी, उसमें पवित्रता और मासूमियत का गहरा एहसास भी था।
उसकी आंखों के साथ साथ जो डर से चमक रही थी, उसने एक बार फिर जिया को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने वास्तव में इस छोटी लड़की को परेशान किया हो। जब राशि ने जिया को देखा तो वह भी अवाक रह गई। चूंकि वे बच्चे थे, राशि को हमेशा जिया की आकर्षक चेहरे की विशेषताओं से ईर्ष्या होती थी, इसलिए यह साबित करने के लिए कि वह उससे बेहतर थी, जिया की चीजें छीनने के अलावा वह अवचेतन रूप से जिया की नकल भी करेगी। इनमें उसकी आदतों के साथ साथ जिया के कपड़े पहनने का तरीका भी शामिल था। वह उसकी नकल करना चाहती थी और उससे कहीं बेहतर करने का लक्ष्य रखती थी। इसलिए जब उसे एक मासूम कोट के साथ अंदर से टाइट फिटिंग कपड़े पहनने की आदत हो गई, जो एक मासूम सेक्सी वाइब देता था, तो जिया ने एक करिश्माई दिखने वाले रेसिंग सूट के साथ दिखने का फैसला किया। जिया पर जो चौंकाने वाली सुंदरता देखी गई, उसने अचानक राशि को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने जो कपड़े पहने हुए थे वे कुछ हद तक कम पहने हुए लग रहे थे। उस क्षण उसके चेहरे पर सचमुच अपमानित भाव प्रकट हुआ। फिर एक अन्य व्यक्ति कैफेटेरिया से बाहर चला गया। जब उसने राशि को धमकाते हुए देखा तो उसने सोचा कि कैसे कुछ समय पहले राशि उसकी चापलूसी कर रही थी, यहां तक कि उसके नए वेब नाटक के लिए एक ओएसटी लिखने का वादा भी कर रही थी। इसलिए महिला ने ठंडे स्वर में कहा, राशि क्या हुआ, तुम्हें कौन धमका रहा है? राशि एक डरे हुए छोटे खरगोश की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, सिस्टर यांग यू, यह ठीक है, यह सब मेरी गलती है, बड़ी बहन तो बस। ओह, तो आप राशि की बड़ी बहन हैं, जिसने पहली नायिका के रूप में सिस्टर मैगी की भूमिका छीन ली और हम सभी को अपनी मूल भूमिकाएं खोनी पड़ी। जिया इस महिला को भी नहीं जानता था, जिसे यांग यू के नाम से जाना जाता था। यह देखकर कि वह कितना अमित्र व्यवहार कर रही थी, जिया मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ाने लगा। यही वह जगह थी जहां वह 100 मिलियन कमाती थी। हालांकि यह कर योग्य था, फिर भी वह इससे कुछ मिलियन प्राप्त कर सकेगी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि सेट पर कोई भी दुखी मन से यह शो करे। अगर वह सच में इन लोगों के ग्रुप से लड़ती तो यह इन एक्ट्रेस के लिए एक एक्टिंग टेस्ट जैसा होता। इसलिए जिया ने वहां से जाने का फैसला किया। हालांकि जब पेड़ रुक जाता है तब भी हवा चलती रहती है। वह बस एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसने अपने पीछे एक औरत को चिल्लाते हुए सुना, तुरंत रुक जाओ। जिया ने उस औरत के चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया और चलती रही। हालांकि उनमें से एक उसकी ओर दौड़ी और जिया का कंधा पकड़ लिया। औरत ने देखा कि वह बस जिया का कंधा पकड़ने ही वाली थी। हालांकि सच तो यह था कि जब वह कंधे से लगभग 0.5 सीएम दूर थी तो जिया ऐसी लग रही थी जैसे उसके पीछे खड़ी औरत उसे पीछे खींच रही हो। फिर उसकी आंखों में एक तेज नजर आई और उसने धीरे से अपने कंधे पर हाथ पकड़ लिया। औरत ने हवा में एक सुंदर आर्च बनाया और जोर से जमीन पर गिरी। इसके साथ ही स्टूडियो में सुअर के मारे जाने की तेज तीखी चीख गूंजी। जिया की इस हरकत से मौके पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। राशि तुरंत आगे बढ़ा और उसे उठाने में मदद की। लावण्या, तुम ठीक हो क्या? तुम्हें कहीं चोट लगी है? बड़ी बहन का तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज इसे दिल पर मत लेना। लावण्या, जिसे जमीन पर गिरा दिया गया था, गुस्से से लाल हो गई और उसने जिया को घूरा। उसने मुझे जमीन पर फेंका और तुम कह रही हो कि वह यह जानबूझकर नहीं कर रही है। तुम्हें शायद उसके द्वारा बुली किए जाने की आदत हो गई होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसे मुझे बुली करने दूं। टिया, जो बगल में खड़ी थी, वह भी गुस्से में चिल्लाने लगी। जिया, तुम बहुत ज्यादा हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने इस ड्रामा में हिस्सा लिया। ये मत सोचो कि तुम इतनी महान हो, तुम दूसरों को इतना जानबूझकर कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो। लावण्या तुम्हारी सीनियर है। लेकिन जिया ने नफरत से अपने कंधे पर जमी धूल झाड़ दी, जैसे लावण्या ने सच में उसके कंधे को छुआ हो। वो कौन थी जिसने अपने खुजली वाले हाथों से मेरे कंधे को पकड़ने दिया, जबकि यहाँ इतनी जगह है? क्या मैं उसे जानती हूँ? मुझे दूसरों की खुजली दूर करने में मदद करने का शौक है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मुझे यहाँ आप सबकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही जिया ने अपनी उंगलियां भी चटका दी। उसकी मुट्ठियों से आवाजें आ रही थीं। भीड़ हैरान रह गई। सेट पर यह तो पहला ही दिन था, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था कि आज यहाँ गैंग फाइट होगी? ऐसा क्यों था कि इस औरत के विचारों की चेन उनके विचारों से एक जैसी नहीं थी? लावण्या तो बस तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुम नहीं रुके। टिया को घमंडी लहजे में और उम्मीद भरी नजरों से बात करते देखकर जिया को लगा कि यह बहुत मजेदार है। मुझे सिर्फ इसलिए रुक जाना चाहिए क्योंकि तुमने कहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें भी कहा था कि तुम घूमो फिरो नहीं, दूसरों के साथ भी झगड़ा मत करो। क्या तुमने उनकी बात सुनी? और तुम मेरी माँ भी नहीं हो। मुझे सिर्फ इसलिए क्यों रुकना चाहिए क्योंकि तुमने कहा? तुम खुद को क्या समझती हो? टिया का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वह जानती थी, उसे उम्मीद थी कि इस घमंडी औरत को पता नहीं होगा कि वह कौन है। मैं भले ही कोई ना हूं, लेकिन कम से कम मैं एक एक्ट्रेस तो हूं जो अपनी मेहनत से एक एक कदम आगे बढ़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बना रही हूं। मैंने तुम्हें इसलिए रुकने को कहा क्योंकि तुम राशि की बड़ी बहन हो। तुम अपनी ही बहन को कैसे बुली कर सकती हो? मैंने उसे बुली किया। जिया हन से बिना नहीं रह सकी। मैंने उसे कैसे बुली किया? क्या मैंने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया या उसकी दौलत छीन ली? क्या तुमने मुझे उससे बुरी बातें कहते सुना या तुमने मुझे उसे मारते हुए देखा? टिया के पास अपने सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन वह घमंड से जिया से सवाल करती रही। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वह तुमसे इतना डरती क्यों है? वह तुमसे माफी क्यों मांग रही है? तुम्हें उससे पूछना चाहिए। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एक पागल कुत्ते ने मुझे काटा और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ऐसे सवालों का जवाब कैसे देना चाहिए? क्योंकि बाहर हंगामा कंट्रोल से बाहर हो रहा था। डायरेक्टर, जो सेकंड लीड यान मेकी से भी बात कर रहे थे, जो पहले फर्स्ट लीड थे लेकिन अब सेकंड लीड थे, उनकी तरफ बढ़े। क्या हुआ? यहाँ इतना शोर क्यों है? डायरेक्टर पैन, जिया ही बहुत ज्यादा हो रही थी। वह राशि को बुली कर रही थी और उसने लावण्या को अपने कंधे पर भी फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। जैसे ही डायरेक्टर आए, टिया को मौका मिला और वह शिकायत करने लगी। डायरेक्टर पैन ने जिया को देखा, जो मुस्कुरा रही थी और उसका सिर दुखने लगा।
क्योंकि उस इंसान ने पहले ही उसे पर्सनली कॉल करके जिया का ध्यान रखने के लिए कहा था, इसलिए वह उसके पास उसके साथ खड़े रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। जिया क्या हुआ? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं और मुझे यकीन है कि तुम बिना किसी वजह के ऐसा नहीं कर रही होगी, है ना? डायरेक्टर के सवालों से वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत पता चल गया कि कुछ अजीब हुआ है। राशि ने तुरंत 90 डिग्री झुककर कहा, मुझे बहुत अफसोस है डायरेक्टर पेन, यह सब मेरी गलती है। सिस्टर टिया सिर्फ बड़ी बहन से इसलिए बहस कर रही थी क्योंकि उसने मुझे उससे माफी मांगते हुए देखा था। सिस्टर लावण्या को भी मेरी वजह से जमीन पर गिरा दिया गया था, यह सब मेरी गलती है। राशि ने जिया का मजाक उड़ाया। तुमने असल में क्या गलत किया? तुम मुझे अभी क्यों नहीं बताते ताकि मैं भी अपनी गलतियों पर सोच सकूं? मैं बस जानना चाहता हूं। मैं डायरेक्टर से मिलने के लिए कैफेटेरिया के पास से गुजर रहा था, मैंने तुम्हें परेशान भी नहीं किया, लेकिन तुम मेरे ठीक सामने आए और मुझसे माफी मांगने लगे। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे मैंने ही तुम्हें परेशान किया हो। अभी के लिए माफी मांगना बंद करो। जब डायरेक्टर भी यही है तो तुम हम सबको क्यों नहीं बताते कि तुम अभी मुझसे माफी क्यों मांग रहे थे? राशि ने अपने होंठ काट लिए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने माफी सिर्फ इसलिए मांगी थी क्योंकि उसने टिया को कैफेटेरिया से बाहर निकलते देखा था। टिया एक अमीर परिवार की होने वाली यंग मिस्ट्रेस थी, क्योंकि उसका रुतबा ऊंचे था तो जाहिर है कि उसके अपने हौसले के स्टैंडर्ड होंगे। उसका बस यही इरादा था कि दूसरे लोग सोचे कि जब भी वह जिया के साथ होती थी तो उसे ही बुली किया जाता था, उसे ही सुरक्षा की जरूरत थी, इसी तरह उसे वह सब कुछ मिलता था जो वह चाहती थी जब से वे छोटे थे। लेकिन ये ऐसी बातें नहीं थीं जो वह जोर से कह सकती थी कि तुम हमें यह नहीं समझा सकती कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही थी, तो क्या तुम कम से कम मुझे यह तो बता सकती हो कि तुमने उनसे क्या कहा? ऐसा क्यों था कि जैसे ही तुमने मुझसे माफी मांगी वे सब ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे मैं तुम्हें बुली कर रही हूं? ऐसा क्यों था कि उन्हें तुम्हारे लिए खड़ा होना पड़ता, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें हौसला न बन? राशि अपने होंठ काटती रही, उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि जिया पर किसी भूत का साया है। ये ऐसी तरकीबें थीं जो जिया पर कई बार आजमाई और परखी जा चुकी थीं। जैसे ही वह जिया से माफी मांगती सब उसके साथ हो जाते और जिया भी जानबूझकर उसे ऐसा करने देती। किसने सोचा होगा कि यह औरत उसे किन्ही के साथ पकड़ने के बाद इतनी पागल हो जाएगी और उसके आगे झुकेगी भी नहीं? जब तुम कह नहीं सकती तो चलो मिस टिया को जवाब देने देते हैं। तुम राशि के लिए खड़ी हो रही थी और तुम्हारे मन में भी राशि जैसी ही भावनाएं थीं। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझ पर चिल्ला रही हो और मुझे जाने से रोकने के लिए अपने चमचे से मुझे पकड़वा रही हो? टिया का चेहरा लाल और सफेद दोनों रंग बदल रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है, लेकिन अगर वह माफी मांगती तो उसे शर्मिंदगी होती, इसलिए उसने सिर ऊंचा करके जिया से पूछा, क्या इससे तुम्हें लावण्या को जमीन पर फेंकने का हक मिल जाता है? अगर तुम किसी लड़ाई में हो और कोई पीछे से तुम्हारे पास आए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? क्या तुम दूसरे इंसान को अपने बाल पकड़ने दोगे या उनसे बचने की पूरी कोशिश करोगे? अगर हम पुलिस को भी बुला ले तो भी नतीजा यह होगा कि जिसने पहले हमला किया उसी पर इल्जाम लगेगा। क्या यह सही नहीं है? अब तक जो भी सुन रहा था उसे आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। टिया का इस्तेमाल किया गया था, और जहां तक लावण्या की बात है जिसे जमीन पर फेंक दिया गया था वह बस टिया की पालतू थी। टिया जहां भी इशारा करती हमला कर देती थी, इसलिए इस घटना में उकसाने वाला राशि था। एक प्योर व्हाइट लोटस बिच। करिश्मा जो पास में थी राशि की ओर मुड़ी और बोली, राशि हम अभी सेट पर हैं, तुम्हारे घर नहीं, जहां तुम्हें जब चाहो नखरे करने की इजाजत है। अगर तुम्हें कोई ऐसी बात लगती है जिससे तुम्हें बुरा लगा हो तो तुम उसे उठा सकती हो और हम मिलकर इस पर बात करेंगे। अगर तुम माफी मांगती रहोगी तो दूसरे लोग सच में सोच सकते हैं कि तुम्हें ही बुली किया गया था। फिर अगर वे तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे तो वे भी खुद को मुश्किल में डाल लेंगे। एक नए उभरते हुए आर्टिस्ट के तौर पर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा कि तुम अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान दो। तुम क्या सोचती हो? करिश्मा पहले से ही बहुत साफ साफ बोल रही थी। वह कह रही थी कि राशि को ये सब चालाकी भरी चालें चलना बंद कर देना चाहिए। ये देखकर कि यहाँ सब उससे बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, राशि ने अपने होंठ काट लिए और उसके दिल में एक जलता हुआ गुस्सा भड़क उठा। उसके मन में बस यही ख्याल था कि वह सच में उन सबको रोन देना चाहती है। हालांकि उसने फिर भी नरम नाजुक सा दिखावा किया और कहा, मुझे माफ करना सिस्टर करिश्मा, मेरी माफी ने यहाँ सबको गुमराह कर दिया। मैं अपनी बड़ी बहन सिस्टर टिया, मेरे लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद। मैंने जो परेशानी खड़ी की है उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, मुझे सच में अफसोस है। यह कहकर उसने टिया को 90 डिग्री झुककर प्रणाम भी किया। टिया को राशि को अपने से इतना कमतर देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। टिया शुरू में इससे दुखी थी, लेकिन जब उसने देखा कि राशि कितनी सच्ची है तो उसे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। करिश्मा फिर एक शांतिदूत की तरह जिया के पास गई और अपने आसपास के लोगों से मिलवाने लगी। ये टिया है, हमारे ड्रामा का तीसरा फीमेल रोल। टिया मूवी सिटी में अग्रवाल परिवार की होने वाली यंग मिस्ट्रेस है। वह थोड़ी सीधी सादी हो सकती है, हम इसे जाने क्यों नहीं देते? सिर्फ इसलिए कि वह अग्रवाल परिवार की होने वाली यंग मिस्ट्रेस है मुझे इसे जाने देना चाहिए। अगर वह अग्रवाल परिवार की यंग मिस्ट्रेस बन जाती है तो मुझे क्या फायदा होगा? जिया सच में करिश्मा जैसे लोगों का लॉजिक नहीं समझ पा रहा था। करिश्मा ने कम उम्र में डेब्यू किया था, हालांकि वह इस साल सिर्फ 27 साल की थी, लेकिन वह पहले से ही गोल्डन ईगल अवार्ड्स में अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस थी, इसलिए सेट पर ज्यादातर लोग उसे सीनियर मानते थे और उसकी बातों का बहुत वजन होता था। लेकिन इस दिन उसे एक नई अनजान एक्ट्रेस ने जवाब दिया। इस नई एक्ट्रेस ने ही उससे पहली फीमेल लीड का रोल छीन लिया था और अब वह उसे ताना मार रही थी। यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि करिश्मा को लग रहा था कि उसके ईगो को बहुत चोट पहुंच रही है। डायरेक्टर पेन ने जल्दी से बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, ये घटना राशि की वजह से हुई है। आप सब यहाँ उसकी लापरवाही के शिकार हैं। आगे चाहे कुछ भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप सब पहले मुझसे इस बारे में बात कर पाएंगे, क्योंकि हम लगभग 4 महीने साथ बिताएंगे। मुझे उम्मीद है कि सब प्यार और शांति से रह पाएंगे। राशि हैरान रह गई। यह सब उसकी गलती है सिर्फ इसलिए कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। डायरेक्टर पेन एक जाने माने डायरेक्टर थे, क्योंकि उनकी डायरेक्ट की हुई ज्यादातर फिल्में बहुत सफल रहीं, इसलिए उनकी बातें बहुत असरदार थीं। जब सबको लगा कि यह मामला खत्म हो गया है तो जिया ने एक बार फिर उकसाना शुरू कर दिया, तो हम बस इस बात से आगे बढ़ेंगे कि उसने मुझे बेकार में लेक्चर क्यों दिया।
यह साफ था कि वह ऐसी नहीं थी जिसे पता हो कि कब रुकना है। कोई उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन तो क्या, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उसे पसंद नहीं करता। वह सिर्फ इसलिए जिंदा नहीं थी कि दूसरे उसे पसंद करें। जब तक वह खुश थी, दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए उसके साथ गलत क्यों होना चाहिए। यह देखकर कि जिया का चेहरा कह रहा था, अगर वह माफी नहीं मांगती तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। डायरेक्टर पेन के पास नरम चेहरे पर गुस्सा निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। टिया, तुम ही यहाँ गलत हो। तुमने जिया के लिए चीजें मुश्किल कर दी हैं, इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। टिया इतनी हैरान थी कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डायरेक्टर पेन उससे जिया से माफी मांगने के लिए कहेगा। करिश्मा जो उनके पास थी, उसकी आंखों में एक मतलब भरी नजर आ रही थी। उसे पता था कि जिया का बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन वह अभी भी नहीं जानती थी कि वह कौन था। यह देखकर कि डायरेक्टर पेन हर हाल में जिया के साथ खड़े थे, यह साफ था कि इस औरत का साथ देने वाला कोई सीधा सादा इंसान नहीं था। डायरेक्टर पेन उसे घूर रहे थे। टिया के पास माफी मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। राहुल से शादी करने के लिए उसे कामयाब होना था। माफी तो मांगी गई, लेकिन उसके बाद अजीब सा लगा, क्योंकि कोई भी जिया से बात नहीं करना चाहता था। फिर अचानक एंट्रेंस पर हंगामा हुआ। भीड़ में सब मुड़े और देखा कि एक लंबा आदमी अंदर आ रहा है, जिसे कई मजबूत बॉडीगार्ड एक छोटी सी सुरंग से ले जा रहे हैं। भीड़ के सामने जो आदमी आया, उसमें एक शानदार करिश्मा था और उसके सुंदर चेहरे के नैन नक्श उसके चेहरे पर एक जादुई स्ट्रोक की तरह थे। उसकी आंखें गहरी और बेपरवाह थीं, जिनमें साफ कोई और अपनापन था। वह भले ही अच्छा और शांत दिखता हो, लेकिन उसकी आंखों के नीचे की तेज नजर ने जिया को यह एहसास दिलाया कि यह आदमी एक खतरनाक आदमी है। इस आदमी के जरिए जिया को अचानक उसके बारे में ख्याल आया। वह आदमी अकेला ऐसा इंसान था जिसके लिए उसे अपनी पिछली जिंदगी में फीलिंग्स थी। हालांकि उसकी पजेसिवनेस और पैरानोया ने उसके लिए इसे मानना नामुमकिन बना दिया, जिसकी वजह से वह उसे छोड़ना चाहती थी। यह आदमी दुनिया का अकेला ऐसा इंसान था जिससे वह डरती थी। वह उसकी भावनाओं और उसके पजेसिवनेस, साथ ही उसके पैरानोया से डरती थी। ऐसे किसी से मिलने पर जिया को अपने आप खुद को दूर करने की जरूरत महसूस हुई। राहुल गुस्सा आ गया था और वह अभी भी गुस्से से भरी हुई थी। उसके पास शिकायत करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए जैसे ही उसने उस आदमी को देखा जिसकी वह तारीफ करती थी, वह तुरंत उसके पास चली गई। उसका रानी जैसा एटीट्यूड अब नहीं था। उसकी जगह जो एटीट्यूड आया वह किसी भी औरत का नरम, गर्मजोशी भरा, निर्भर लुक था, जो उस आदमी के साथ हो जिसकी वह तारीफ करती थी। राहुल अवार्ड विनिंग एक्टर, मिरर वर्ल्ड का मेन मेल लीड और उसका पार्टनर। हालांकि जिया को अभी भी पक्का नहीं था कि किन्ही और राशि दोनों सेट पर क्यों थे। जब तक उसकी पहली फीमेल लीड को छुआ नहीं गया, उसे अपने 100 मिलियन रखने को मिलेंगे और बाकी कुछ भी मायने नहीं रखेगा। वह बस उन्हें अपने आसपास मंडराती दो मक्खियों की तरह लेगी। जैसे ही राहुल उसकी तरफ बढ़ा, उसने डायरेक्टर पेन की तरफ सिर हिलाया। जैसे ही वह उसे नमस्ते करने वाला था, उसकी नजरें डायरेक्टर पेन के बगल में बैठी आकर्षक आकर्षक जिया पर पड़ी। जब उसने लड़की की बहुत खूबसूरत पीच ब्लॉसम आंखों से आंखें मिलाईं, तो उसकी पुतलियां हैरानी से सिकुड़ गईं। तुम जिया, उसने आराम से जवाब दिया। उसकी पीच ब्लॉसम आंखें शायद मुस्कुरा रही थीं, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। राहुल ने अजीब तरह से अपने चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान दिखाई और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। मैं राहुल हूं, प्लीज अगले कुछ महीनों तक सेट पर मेरा ख्याल रखना। भीड़ में हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। एक अवार्ड विनिंग एक्टर जिया से अपना ख्याल रखने के लिए कह रहा था। वह तो बस एक नईवेली लड़की थी, तो वह एक अवार्ड विनिंग एक्टर की परवाह कैसे कर पाती। क्या यह राहुल इतने सारे लोगों के सामने उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था? यहां तक कि करिश्मा, जिसने सालों से खुद को शांत रहने की ट्रेनिंग दी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, आज जिया की वजह से 2 बार अपने कैरेक्टर से बाहर हो गई थी। क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई ऐसा था जिसे पता नहीं था कि वह राहुल को पसंद करती है? क्या कोई ऐसा था जिसने यह कहने की हिम्मत की कि वे स्वर्ग में बनी जोड़ी नहीं है? पिछले कुछ सालों से राहुल ने शायद उसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उसने उसे कभी रिजेक्ट भी नहीं किया था। वह अकेली ऐसी औरत थी जो इतने सालों में राहुल के बगल में खड़ी हो सकती थी। राहुल हमेशा से एक साफ सुथरा, सेल्फ कॉन्शियस, तपस्वी पुरुष देवता रहा था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चाहे कितने भी बड़े लालच क्यों न हो, वह हमेशा दूरी बनाए रखने वाला रहा था, भले ही वह फूलों के झुंड के बीच ही क्यों न हो। इतने सालों तक जब वह उसके पास रही थी, तब भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा यही किया कि उसे अपनी कोहनी पकड़ने को कहा। उन्होंने कभी हाथ भी नहीं पकड़े थे। लेकिन यह आदमी अब जिया से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिससे वह पहली बार मिला था। यह देखकर कि दोनों के हाथ कैसे छू रहे थे, करिश्मा को यह सीन अपनी आंखों के लिए बहुत दर्दनाक लगा, भले ही यह सिर्फ हाथ मिलाना ही क्यों न हो। ठीक है, तो सब लोग आ गए हैं, अब हम टेबल रीड शुरू करेंगे। जिया, तुम इस ड्रामा की फीमेल लीड हो, तुम्हारे भी उतने ही सीन होंगे जितने राहुल के, इसलिए तुम्हें टेबल रीड के दौरान ध्यान देना होगा और तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट याद करनी होगी। इस ड्रामा में ज्यादातर कास्ट सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड था, इसीलिए डायरेक्टर बहुत लाचार महसूस कर रहा था, लेकिन वह उन्हें दिखा नहीं सका। उसे लग रहा था कि यह ड्रामा इस इंडस्ट्री में उसकी पहली नाकामी होगी। मैंने इसे पहले ही याद कर लिया है। हन डायरेक्टर पेन को लगा कि उसने गलत सुना है। मैंने स्क्रिप्ट में सबकी लाइनें पहले ही याद कर ली हैं, प्लीज चिंता मत करो, जिया ने एक बार फिर दोहराया। उसने ही उन पुरानी मेडिकल किताबों में सब कुछ सीखा और याद किया था। ये बस एक स्क्रिप्ट की लाइनें थीं जिन्हें उसने कल रात जान लिचुआन के कमरे में एक बार देखने के बाद पूरी तरह याद कर लिया था। हम अब झूठ बोलना आसान है, शूटिंग शुरू होने तक इंतजार करो। बेहतर होगा कि तुम सिर्फ इसलिए किसी का समय और एक्टिंग की मेहनत बर्बाद न करो क्योंकि तुम्हें अपनी लाइनें याद नहीं है। लावण्या, जिसे जिया ने जमीन पर फेंक दिया था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने जिया को रोस्ट करने का फैसला किया। इन कमेंट्स का सामना करते हुए जिया असलियत में अपना हुनर दिखाकर उन्हें सच सिखाने की आदी थी, इसीलिए उसने इसकी परवाह नहीं की।
हालांकि जिस इंसान ने चमत्कारिक ढंग से बात की और उनके झगड़े के बीच में आया वह राहुल थी, जिससे वह अभी अभी मिली थी। फिर लंबे हैंडसम आदमी ने जिया को देखा और उसे दिलासा देते हुए एक प्यारी सी मुस्कान दी। इसकी चिंता मत करो, बस आराम करो जब तक तुम समझ सकती हो कि डायरेक्टर पेन बाद में टेबल रीड के दौरान हर सीन में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें असली शूटिंग के दौरान ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें लीड करूंगा। मेल लीड ज्यादातर उन सीन में शामिल होता था जिनमें फीमेल लीड होती थी। ड्रामा में बताया गया कि कैसे वे दोनों शुरू में दुश्मन थे लेकिन आखिर में एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। यह कहानी इस बारे में थी कि कैसे वे एक दूसरे को मरवाना चाहते थे, लेकिन अब वे मिलकर मुश्किलों से जीत रहे हैं। जिसने भी राहुल के साथ काम किया होगा उसे पता होगा कि वह एक अवार्ड विनिंग एक। इसलिए जब राहुल ने जिया को दिलासा दिया तो यह लावण्या के चेहरे पर एक तमाचा था। करिश्मा जो राहुल के बगल में थी उसके चेहरे पर पहले से ही एक बुरा भाव था, और जब उसने सुना कि राहुल जिया के लिए खड़ी हो रही है तो उसका चेहरा और भी खराब हो गया। राशि झोंबो से वह कौन आदमी है जो तुम्हारी बहन को सपोर्ट कर रहा है? करिश्मा अब खुद को रोक नहीं पाई और जब सब लोग टेबल रीड की तरफ जा रहे थे तो उसे मौका मिला और उसने जल्दी से राशि को रोक दिया। जब उससे पूछा गया तो राशि ने अपना सिर नीचे किया और अपने होंठ काट लिए। एक तरफ कपूर परिवार ने उन्हें इसके बारे में पब्लिक को बताने से मना किया था और दूसरी तरफ अगर वह इसे पब्लिक भी कर सकती तो भी वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। जुनऑप कॉर्पोरेट का चेयरमैन था और पूरा कॉर्पोरेट उसी का था। भले ही वह अब क्वाड्रिप्लेजिक हो गया हो फिर भी वह बात कर सकता था। यहाँ के लोग अब सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि जिया का कोई बॉस है, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह कौन है। अगर उन्हें पता चल जाता कि जिया असल में कपूर परिवार की यंग मिस्ट्रेस है तो सेट पर उसका रुतबा एकदम नए लेवल पर पहुंच जाता। इसलिए राशि ने अपने होंठ काटे और बेमन से जवाब दिया, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता। क्या जब तुम्हें पक्का नहीं होता था तो तुम ऐसे ही बर्ताव करती थी? उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। करिश्मा की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी क्योंकि वह धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ा रही थी। भले ही तुम मुझे न बताओ, मैं पहले से ही अंदाजा लगा सकती हूँ कि वह कौन है। जब राशि ने उसका जवाब सुना तो वह चौंक कर ऊपर देखने लगी और करिश्मा से आंखें मिला ली, यह सोचकर कि शायद उसने राज खोल दिया है। उसने जल्दी से एक बार फिर नीचे देखा, ऐसा दिखाया जैसे वह बहुत घबराई हुई हो। करिश्मा को अब अपने अंदाजे पर यकीन हो गया था। तुम सब नए लोग हो जिन्हें झोंबो ने रिकमेंड किया था, तब भी जब वे नुकसान में थे। झोंबो एंटरटेनमेंट ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कभी नए लोगों में वैसा इन्वेस्ट नहीं किया जैसा वे अभी कर रहे हैं। ऐसा करने वाला सिर्फ कपूर परिवार का कोई होगा। कपूर परिवार का तीसरा यंग मास्टर कभी किसी और के करीब नहीं जाता, भले ही वह एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज न हो। पहला यंग मास्टर ध्रुव एक छोटी एक्ट्रेस पर ध्यान नहीं देता। जहां तक कपूर परिवार के दूसरे यंग मास्टर्स की बात है, भले ही वे किसी इन्फ्लुएंसर को डेट करते, उन्हें इसे पब्लिक में ऑफिशियल करने में कोई दिक्कत नहीं होती अगर जिया उनकी गर्लफ्रेंड हो। जब करिश्मा ने जवाब के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से ही सच पता हो। अगर कोई जिया को इस तरह पैम्पर कर सकता है तो वह निश्चित रूप से कपूर परिवार के पोते नहीं होंगे। हालांकि एक चेयरमैन का बेटा पहले ही गुजर चुका है, इसलिए केवल नीलेश या वीर ही हो सकते हैं। क्या मैं सही हूँ? राशि ने एक बार फिर अपनी आंखों में डर दिखाया और अपना सिर हिलाया। सिस्टर करिश्मा, मुझे सच में नहीं पता, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। करिश्मा ने फिर उसका कंधा थपथ पाया और गर्व से मोर की तरह चली गई। इस मामले में उसके पास पहले से ही वे जवाब थे जो वह चाहती थी। अब बस यह पता लगाना बाकी था कि दोनों में से जिया का बॉस कौन था। वह हमेशा जिया जैसी खूबसूरत जवान औरतों से दिल से नफरत करती थी, जो मेहनत करने से मना कर देती थीं और सिर्फ अपने बॉस के सपोर्ट की वजह से सेट पर आ पाती थीं। वह भी एक अमीर परिवार से थी। वे भले ही सबसे अमीर ना हो, लेकिन उनका परिवार फिर भी अमीर माना जाता था। हालांकि वह कभी भी अपने परिवार पर निर्भर नहीं रही। उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने हाथों से अपना करियर बनाया। जैसे ही सब लोग टेबल रीड के लिए कमरे में आए, मेन डायरेक्टर पेन ने शो के बाकी को डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। टेबल रीड शुरू करने से पहले उन्होंने सभी के रोल्स का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन दिया, जिससे जिया को कैरेक्टर्स के रिश्तों को समझने में मदद मिली। मेल लीड राहुल थे और जिया पहली फीमेल लीड थी, जबकि किन ये दूसरे मेल लीड बने जिन्हें दूसरी फीमेल लीड करिश्मा के साथ पेयर किया गया था। अग्रवाल परिवार की होने वाली यंग मिस्ट्रेस टिया की बात करें तो वह तीसरी फीमेल लीड का रोल कर रही हैं। राशि चौथी फीमेल लीड थी और लावण्या, जिन्हें जमीन पर फेंक दिया गया था, वह बस एक एक्स्ट्रा थी। और मैं उन दोनों को भी इंट्रोड्यूस करा दूं, वे हमारे ड्रामा के मेल और फीमेल लीड सिंगर होंगे। इतना कहकर सिंगर्स की यंग जोड़ी अपनी सीट से खड़ी हो गई। यह अरोरा गर्ल्स की मेन लीड सिंगर लारा और यह सारा सनशाइन फ्लावर्स की मेन लीड सिंगर। इन दोनों को मिस्टर अमनीश ने रिकमेंड किया था और ये बहुत टैलेंटेड हैं। ये तीनों दिन टेबल पर हमारे साथ रहेंगी ताकि ये शो के कैरेक्टर्स को बेहतर ढंग से समझ सके और अपने गानों में सही इमोशंस ला सके। डायरेक्टर पेन के इंट्रोडक्शन के बाद जिया के अलावा, जो एक गैंगस्टर की तरह मुस्कुरा रही थी और उन्हें देखकर हाथ हिला रही थी, कमरे में कोई और नहीं था जो मुस्कुराया हो या उन्हें देखकर हाथ हिलाया हो। राशि शुरू में उनका भी वेलकम करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि टिया और लावण्या चुप हैं तो उसने बस एक छोटी सी हल्की सी मुस्कान दिखाई जिसे कोई और नहीं देख सका। अरोरा गर्ल्स एक गर्ल्स ग्रुप था जो झोंबो एंटरटेनमेंट का था। सिया वो इंसान जो झोंबो में मीटिंग के दौरान उसे टारगेट कर रहा था, जिसे करिश्मा ने द क्वीन ऑफ द जनरल की शुरुआत में बुलाया था, अरोरा गर्ल्स की लीडर थी। लारा का चेहरा सिया से बहुत अलग था, जिसके फीचर्स आम इन्फ्लुएंसर जैसे थे। लारा का चेहरा गोल सेब के आकार का था, उसका ढांचा छोटा था, लेकिन उस पर अभी भी कुछ बेबी फैट बचा हुआ था। इससे दूसरों को उसके गालों को दबाने का बहुत मन करता था। उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के कोई निशान नहीं थे, लेकिन यह पहले से ही एक चमत्कार था कि वह इतनी क्यूट लग रही थी। मेल लीड सिंगर सारा की बात करें तो जिया ने देखा कि वह राहुल जैसा दिखता था। तुम सारा हो, इंटरनेट वाला वो इंसान जो दावा करता है कि वह हमारे अवार्ड विनिंग एक्टर राहुल जैसा दिखता है। अजीब सी चुप्पी के बाद टिया ने अचानक अपना मुंह खोला। उसने बात करने से पहले कभी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, खासकर अगर बात नए लोगों से हो जिनका कोई बैकग्राउंड या सपोर्ट न हो।
पहले सारा को ऑनलाइन बहुत नफरत थी। उनमें से ज्यादातर लोग कह रहे थे कि उसने जानबूझकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी ताकि वह राहुल जैसा दिखे और फेमस हो जाए, क्योंकि वह एक उभरता हुआ आइडल था। इसलिए सारा के कुछ पक्के फैन भी थे, वे ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनके आइडल को बुली किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने राहुल के फैंस पर हमला करना शुरू। अब जब मालिक ने उसकी नकली चीज देख ली थी तो पूरा कमरा अजीब हो गया। उनमें से ज्यादातर लोग उस विनम्र, शांत, अवार्ड विनिंग एक्टर की तरफ थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो यह कहना चाहते थे कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि तुम जैसे दिखने वाले किसी से मिले। लेकिन उनमें से किसी ने भी टिया के खिलाफ बोलने और राहुल को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। डायरेक्टर पेन ने थ्योरियां चढ़ाईं और जब वह ध्यान किसी और चीज पर लगाने ही वाले थे तो जिया बोल पड़ी, जैसे उसे और परेशानी खड़ी करने से कोई दिक्कत नहीं हो। इस दुनिया में हजारों लाखों अजीब चीजें हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो खून के रिश्ते में न होने पर भी एक जैसे दिखते हैं। तुम यह कैसे कह सकते हो कि उसने जानबूझकर ऐसा किया? टिया को लगा कि जिया पहले जो हुआ था उसकी वजह से अब भी उसे टारगेट कर रहा है। जिया बस नासमझी कर रही थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने पहले ही माफी मांग ली थी, लेकिन यह औरत अब भी ऐसा ही बर्ताव कर रही थी। क्या उसे नहीं पता कि हर किसी को गुस्सा आता है? जिया, क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो? बहुत अजीब औरत हो सिर्फ इसलिए कि वे एक जैसे दिखते थे। तुम कह रही हो कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। मैं तो बस ये कह रहा था कि वह असल में ऐसा ही दिखता है, लेकिन तुम इसे ऐसे ले रही हो जैसे मैं तुम्हारे खिलाफ जा रहा हूं। अगर तुम किसी और को टारगेट नहीं करोगी तो तुम्हें लगेगा कि दूसरे तुम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हें भी यह गलतफहमी? दम है। यह देखकर कि जिया के उकसाने के बाद टिया चुप हो गई थी, राशि ने जल्दी से बातचीत में हिस्सा लिया। बड़ी बहन, तुम्हें शायद ये पता ना हो क्योंकि तुम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो। कुछ दिन पहले ही सारा राहुल का फायदा उठा रही थी। सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉप 3 मामले सारा के फैंस के राहुल पर चिल्लाने के थे। बहन, टिया सिर्फ एक कमेंट कर रही थी, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। उसने ये बात उस आदमी के मुंह के सामने कही और उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। उसके वो बुरे जहरीले विचार उसके दिमाग से पहले ही निकल रहे हैं, जिसने पहले ही 16 प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और अब वह पहले जैसी नहीं दिखती। फिर भी तुम्हें दूसरों पर इल्जाम लगाने की हिम्मत है। तुम क्या सोच रही थी? टिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपनी स्क्रिप्ट टेबल पर फेंक दी, जिससे जोरदार धमाका हुआ। वह अपनी सीट से उठी और चिल्लाई, जिया तुम पागल हो, तुम जिसे देखो उस पर हमला कर देती हो। मैंने कब 16 सर्जरी करवाई है? अगर तुमने अपनी बात साफ नहीं की तो मैं इसे जाने नहीं दूंगी। डायरेक्टर, अगर तुम कोई एक्शन नहीं ले रही हो तो मैं इस शूट का हिस्सा बनने से मना। दोनों को डायरेक्टर अभी भी डायरेक्टर को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टर पेन का गुस्सा टिया से भी ज्यादा खराब था। वह इन लोगों से तंग आ चुका था जो अपने कनेक्शन की वजह से यहाँ थे। उसने अपनी किताब टेबल पर फेंकी और टिया पर चिल्लाया, तुम चाहो तो जा सकती हो, अगर तुम यहाँ रहने से मना करती हो तो चली जाओ। हम आज दोपहर सिर्फ टेस्ट स्टिल्स ही करेंगे। मुझे अभी भी कास्ट लिस्ट बदलने का हक है। मैं कसम खाता हूं कि मैं टिया वाले किसी भी ड्रामा को डायरेक्ट नहीं करूंगा। टिया को उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर पेन इतने गुस्से में होंगे, इसीलिए वह तुरंत रोने लगी। यह देखकर कि सिचुएशन कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, करिश्मा ने अच्छे शब्द कहे, सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। टिया को लगा कि उसके साथ गलत हुआ है और उसने कहा, यह साफ है कि यह जिया ने ही शुरू किया था। उसे शो से निकालने के बजाय तुम मुझे लात मार रहे हो। क्या तुम्हारी बात समझ में आ रही है? डायरेक्टर पेन भी एक सीधे सादे इंसान थे, वह अब और खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हारी हिम्मत है यह कहने की कि जिया ने ही यह सब शुरू किया था? वह कौन था जो कैफेटेरिया के ठीक सामने उस पर चिल्लाया था, जबकि तुम्हें पता भी नहीं था कि क्या हुआ था? तुम मुसीबत खड़ी करते समय बहुत एक्टिव लग रहे थे। जब तुम माफी मांग रहे थे तो तुम इतने हिचकिचा क्यों रहे थे? मैं हमारे ड्रामा के लिए मेन वोकल्स इंट्रोड्यूस कर रहा था। सारा शायद एक नया बढ़ता हुआ आर्टिस्ट है, लेकिन उसे मिस्टर अमनीश ने हमें रिकमेंड किया था। उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, तो क्या तुम्हें वह बात उठानी जरूरी थी? तुम्हें कुछ दिन पहले हुई उस बात को क्यों उठाना पड़ा जिससे सबको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था? तुमने यहाँ सबके लिए इसे इतना अनकंफर्टेबल कर दिया है और अब तुम शिकायत कर रहे हो क्योंकि किसी और ने इसके लिए तुम्हारी बुराई की है। क्योंकि तुमने पहले ही यह बताया था, इसलिए मैं तुम्हारे सेट छोड़ने के लिए मांग गया था, लेकिन फिर तुमने पलटकर कहा कि मैं ही तुम्हें बुली कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ जो पागल इंसान है वह जिया नहीं तुम हो। टिया को लगा कि डायरेक्टर ने उसका हौसला तोड़ दिया है और वह उस पर चिल्लाई, मैंने पहले ही सबके सामने यह बता दिया है कि मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। इसे साबित करने के लिए मैंने डॉक्टरों द्वारा मेरे चेहरे की जांच को भी ब्रॉडकास्ट किया। डॉक्टर भी इस बात से सहमत थे कि मैंने कोई प्रोसीजर नहीं करवाया है। उसे मुझसे सवाल करने का हक किसने दी? फिर उसने जिया को गुस्से से देखा, उसकी आंखों में एक बुरी नजर थी। मैं अग्रवाल परिवार की होने वाली यंग मिस्ट्रेस हूं। क्या तुम्हें पता है कि अपनी इस सोच की वजह से तुमने मेरी इज्जत को कितना नुकसान पहुंचाया होगा? यह देखकर कि टिया पहले से ही गुस्से से कांप रही थी, जिया ने धीरे से क्रिस्टल प्लेट पर रखा एक चेरी टमाटर उठाया और उसे अपने मुंह पर रख लिया। ने अनोखे लहजे में उसने जवाब दिया, तो तुम्हारी इज्जत को जो नुकसान हुआ है वह सच में नुकसान है, लेकिन तुम उसके साथ जो कर रही हो उससे उसकी इज्जत खराब नहीं हो रही है। पहली बात जो तुमने उसे बताई थी वह ये थी कि उसने जानबूझकर अपना लुक बदला था ताकि वह बिल्कुल उसके जैसा दिखकर राहुल का फायदा उठा सके। क्या तुम सच में कुछ समझ रही हो? और डायरेक्टर पेन, उससे छुटकारा पाओ। आदत के मुताबिक जिया ने तुरंत ऑर्डर दिया। डायरेक्टर पेन मुश्किल में थे। उन्होंने अपने हाथ अपनी कनपटियों पर रख लिए, उनका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। क्या वह देख नहीं सकती कि वह पहले से ही उनकी तरफ खड़ा था? उसे ऐसा क्यों करना पड़ा जैसे प्रोडक्शन टीम उसी की है? अगर यह सच भी था तो क्या वह इस बारे में चुप नहीं रह सकती थी?